हेलो गुड मॉर्निंग टोलफी, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते सभी अच्छे होंगे। तो शुरू करते हैं आज का अध्याय, जिस अध्याय का नाम है मृदा और 5वां अध्याय। इससे पहले 4 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं लोग। बहुत ही ज़बरदस्त सेशन चल रहा है और इस सेशन में बहुत सारे क्वेश्चन आने की संभावना सीधा रहती है। मिट्टी से एक क्वेश्चन जरूर आता है। TRE 2 में एक बार क्वेश्चन आया हुआ था कि लेटराइट मिट्टी निम्न में से किन क्षेत्रों में पाई जाती है, तो उसका ऑप्शन में था मेघालय। और ये चीज़ें यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगी। सारी चीज़ आप क्लियर रूप से जान जाइएगा। मिट्टी के प्रकार, मिट्टी कैसे बना, सब चीज़ जानेंगे। शुरू करते हैं आज का टॉपिक। देखेंगे सबसे पहले ऊपर में लिखा है मिट्टी क्या है भैया, तो प्राकृतिक संसाधन है। तो प्राकृतिक तो है ही, मानो तो बनाया नहीं है मिट्टी को, है कि नहीं है। और दूसरी बात यहाँ लिखी लैटिन भाषा के सोलम शब्द से बना हुआ है। मतलब मिट्टी को लैटिन भाषा में सोलम कहते हैं। अब ये लैटिन भाषा बार बार आता है। पहली बात की लैटिन भाषा है कहाँ का, है ना। तो लैटिन भाषा है रोम यानी इटली का है, ठीक है। मध्य इटली के साइड में का है, जो रोम की ये भाषा मानी जाती है, ठीक है। जैसे भारत की कैसे हिंदी की जो भाषा है देवनागरी भाषा बोला जाता है या देवनागरी लिपि बोला जाता है, तो उसी तरह उस साइड में का जो एक भाषा है उसको इटली साइड में का मध्य इटली का ये उसको लैटिन भाषा कहा जाता है। और उनके शब्द में मिट्टी को सोलम कहा जाता है, जिसका अर्थ उन्होंने निकाला कि फर्श यानी फ्लोर, ठीक है। मिट्टी का विज्ञान बोलेंगे मृदा विज्ञान। मृदा देखिए जहाँ भी लोजी लगा रहेगा ना, उसका मतलब समझिए कि उसका अध्ययन, जैसे बायोलॉजी यानी जीव जंतु के बारे में पढ़ना। उसी तरह पेडोलॉजी जो होगा, तो ये पेडोलॉजी मतलब होता है मिट्टी का अध्ययन। तो मिट्टी का अध्ययन जाने के लिए कि मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ, मिट्टी के कितने भागों में बांटा गया, उसके गुण, रासायनिक गुण, भौतिक गुण, जो भी गुण है उसके बारे में जाने के लिए, ठीक है। वही चीज़ को कहलाता है कि पेडोलॉजी, ठीक है। अब आएंगे तो यहाँ पर लिखा है कि मिट्टी किसे कहते हैं। देखिए मिट्टी मतलब होता है ना कि धरती के ऊपरी परत जहाँ पर विभिन्न प्रकार के तत्व मिले हुए हैं, जैसे कि जीव जंतु का अवशेष मिला हुआ है, छोटे छोटे कंकड़ मिले हुए, उस सभी को मिलाकर अगर देखा जाए तो वो असंगठित दानेदार कण है। असंगठित क्यों? क्योंकि कोई जरूरी नहीं है कहीं कितना मिला हुआ, कहीं कितना मिला हुआ, कोई गारंटी नहीं है। कहीं ज़्यादा मिला होगा मतलब कंकड़ की मात्रा कहीं ज़्यादा होगी, कहीं जीव जंतु अवशेष की मात्रा ज़्यादा होगी, कहीं कुछ भी होगा, कहीं चिकने होगा। तो इन सभी को मिला के जो ऊपर की लेयर जो तैयार होती है धरती का, उसी को हम लोग मृदा कहते हैं, ठीक है। और वैज्ञानिकों के अनुसार देखा जाए तो मिट्टी के जो होता है ना, मिट्टी पेड़ पौधे को जीवित रखने वाला है ना एक लेयर है, एक ऊपरी परत है जो पेड़ पौधे को शक्ति देता है, पेड़ पौधे को पोषण देने की क्षमता रखता है, ठीक है। आगे आएंगे तो लिखा हुआ है कि है ना उर्वरता किसे कहेंगे। उर्वरता मतलब होता है कि वो गुण, मिट्टी का वो गुण जो पेड़ पौधे को मतलब पालन पोषण करे, वो गुण जिससे पेड़ पौधों को जीवित रखता है, ठीक है। मतलब मिट्टी के अंदर मौजूद वो गुण जो पेड़ पौधों का पोषण कर रहा है, उर्वरता कहलाएगी। अगर मान के चलिए मिट्टी में उर्वरता नहीं रहेगी तो क्या हो जाएगा, फसल बर्बाद हो जाएगा। तभी ना बोला जाएगा मिट्टी बंजर है, उपजाऊ नहीं है। अब यानी कि एक वर्ड अपक्षय, अपक्षय मतलब क्या होता है ना, बर्बाद होना। और ये वर्ड क्यों दिया है, क्योंकि इसकी आगे काम आएगी, इसीलिए पहले ही समझा दिया है। अपक्षय मतलब होता है कि चट्टानों का टूटना, क्षय होना अपक्षय कहलाता है। या किसी भी चीज़ का टूट के बर्बाद हो जाना अपक्षय कहलाता है, याद रखिएगा, ठीक है। नीचे लिखा हुआ है कि प्राकृतिक रूप से मृदा को प्रभावित करने वाले बहुत सारे कारक है। अब मूल पदार्थ किसे कहते हैं? मूल पदार्थ उसको बोलेंगे जिन मूल पदार्थों से जिनसे मिलकर मिट्टी बना हुआ है, मतलब वो चीज़ें जिनसे मिट्टी का निर्माण हुई, यानी वो जनक पदार्थ, यानी कि पेरेंट्स मटेरियल बोला जाएगा। पेरेंट्स मतलब जिससे आपकी उत्पत्ति हुई तो पेरेंट्स हो गए। उसी तरह मिट्टी की जिन तत्वों से मिलकर उत्पत्ति हुई है उसको बोला जाएगा जनक पदार्थ या मूल पदार्थ कहा जाएगा। जैसे कि संगमरमर, ग्रेनाइट, सैल जैसे चट्टान जो प्रतिरोधी चट्टान है, वो चट्टान यानी बड़े बड़े कठोर चट्टान है। उसके बाद ज्वालामुखी, राख जैसे रूपांतरित जो चट्टान है, औषधि चट्टान है। औषधि चट्टान में कौन सा? बलुए पत्थर, चिकनी मिट्टी, गाद और चूना पत्थर। अपेक्षाकृत कम प्रतिरोधी चट्टानें भी हो सकती है, यानी अपेक्षाकृत कम प्रतिरोधी चट्टानें या अधिक प्रतिरोधी चट्टानें, या मान के चलिए कि हार्ड कठोर चट्टानें, सारे चट्टानें मिलकर मिट्टी का निर्माण कर सकती है। एक्चुअली में होता क्या है कि चट्टान ही कई वर्षों में टूट के, घिस के, है ना, धीरे धीरे मिट्टी में कन्वर्ट होता है। कैसे होता है वो आगे आएगा। यहाँ देखिए चट्टान मतलब क्या होता है। चट्टान का मतलब ये नहीं होता है कि कठोर केवल ग्रेनाइट, बलुआ पत्थर जैसे कठोर हार्ड जो उच्च प्रतिरोधी पदार्थ है वही नहीं, बल्कि कंकड़, चिकनी मिट्टी, असंपीड़ित बालू, लोहेस और जलोढ़ को के कम सघन वाले को भी मिट्टी को भी चट्टान कहा जा सकता है। क्यों? क्योंकि ये जितने भी ये नाम बोल रहा हूँ, ये चिकनी मिट्टी, असंपीड़ित बालू, लोहेस, जलोढ़, ये सब किससे निर्माण? ये चट्टानों का ही तो रूप है। पहले चट्टान थे, टूट के इन रूपों में बदले हुए हैं। इसीलिए तो चट्टान सिर्फ वही नहीं है जो कठोर रूप से है, जो टूट के बारीक कण में बदल गए हैं, कुछ तो मिट्टी भी बन गए, उनको भी चट्टान कहा जा सकता है कि नहीं। अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष 2015 में मनाया गया था, तो उसमें अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष घोषित किया गया था। क्वेश्चन पूछ दे बाय द वे कि निम्न में से किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष घोषित किया गया था? 2015 को। अब यहाँ ह्यूमस लिखा हुआ है ना। ह्यूमस मतलब क्या होता है? देखिए ह्यूमस मतलब होता है ना, सीधा समझिएगा तो ह्यूमस के मतलब हो गया कि जीव जंतुओं के जो अवशेष होते हैं ना, वो मिट्टी के ऊपरी परत में मिले हुए रहते हैं। हल्का से मिट्टी से नीचे में रहेगा, या मिट्टी की ऊपरी परत या मिट्टी के हल्के से नीचे रहते हैं,
जिससे क्या होता है मिट्टी में उपजाऊपन बना रहता है, उसी को कहा जाता है ह्यूमस सीधी भाषा में। इससे क्या होता है मिट्टी के अंदर नमी बनी रहती है, और मिट्टी जो होता है ना इसको ना मिट्टी के अंदर नमी बनी रहेगी तो वो उपजाऊपन उसके अंदर बना रहेगा। इससे क्या होगा कि ना इसमें पेड़ पौधे की वृद्धि होने में सहायता प्रदान करेगा। अब ये मिट्टी के गठन के बारे में जानेंगे कि मिट्टी एक्चुअली में है ना मिट्टी का जो गठन है ना उसके अंदर क्या क्या चीज़ें मिलकर बनी हुई है। तो देखेंगे तो मिट्टी अगर बारीक मिट्टी है एकदम पूरी तरह से बारीक है और उसके अंदर क्या क्या मिला हुआ आपको दिख ही नहीं रहा है, तो उसको बोलेंगे क्लाइडल मृत्तिका। क्या बोलेंगे भैया? क्लाइडल मृत्तिका बोलेंगे, है ना। तो क्लाइडिकल मतलब क्लाइडल मृत्तिका बोलेंगे किसको भैया? जब बारीक मृदा सबसे बारीक मृदा यानी सबसे बारीक मिट्टी को क्या बोला जाता है? क्लाइडिकल मृत्तिका कहा जाता है, जिनको जिसके कणों को नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता, मतलब अपने आंख से नहीं देख सकते हैं कि उसके अंदर क्या क्या मिक्स हुआ है, ठीक है। अब आगे लिखा हुआ है मृदा के कणों के बढ़ने के आधार पर, मतलब कि अब दूसरी मिट्टी उठाए उसके अंदर जो चीज़ें मिली हुई है उसको आप देख पा रहे हैं कि हाँ भैया इसमें जो है लग रहा है कंकड़ मिला हुआ है, इसमें जो है पांकी टाइप का मिल रहा है, इसमें जो कुछ अन्य अवशेष टाइप का दिख रहा है। तो उसके कंकड़ के बढ़ने के आकार पर उसको कई नाम हो जाता है, बजरी, रेत, गाद, चीका, पांक आदि नामों से जाना जाता है। तो क्वेश्चन पूछ दें, मिट्टी में मौजूद बारीक कण जिन्हें अपने नग्न आंखों से नहीं देख सकते वैसे मृत्तिका को क्या कहा जाएगा? तो क्लाइडिकल मृत्तिका यानी मतलब क्लाइडल मृत्तिका कहा जाएगा, यानी क्लाइडल मिट्टी कहेंगे। और जब मिट्टी में कंकड़ मतलब मिट्टी के अंदर जो मिक्स वर्जन है जो उसके अंदर मिक्स मिल के जो मिट्टी का निर्माण हुआ है वो दिखने लगे तब उसे क्या बोलेंगे? तो उसको अन्य नामों से जानेंगे, है ना। अलग अलग समय पर उसको अलग अलग नाम जाना जाएगा। यहाँ एक लिखा है दोमट। अब मिट्टी जब पढ़ा जाएगा आगे ना तो मिट्टी एक्चुअली में 3 प्रकार से आएगी, एक तो चिकनी, दूसरी बलुई, तीसरा दोमट। चिकनी मतलब होता है पूरी तरह से चिकनी चमेली है, मतलब पूरी तरह से क्लीन है एक्चुअली में, और बलुई मतलब होता है बालू की मात्रा उसमें मिट्टी में ज़्यादा है। और दोमट बोलेंगे दोनों है, चिकनी भी और बालू दोनों एक साथ मिल गया है तब उस मिट्टी को बोलेंगे दोमट मिट्टी। यानी यहाँ जो वर्ड लिखा है दोमट, तो दोमट में क्या हो सकता है आप उसमें देख सकते हैं कि इसमें कितनी बालू है, कितनी मिट्टी है कि नहीं है। अब यहाँ लिखा है कि जब कणों को 3 से 4 किस्में एक साथ मिल जाती है तो दोमट मृदा, है ना, दोमट मृदा का धातु मतलब कहा जा सकता है। भारत में अधिकांश जो मिट्टी है वो दोमट मिट्टी किस्में। तो क्वेश्चन पूछ सकता है भारत में निम्न में से कौन सी मिट्टी ज़्यादा पाई जाती है, और उसमें ये जलोढ़ फ्लोढ़ नहीं दे, है ना, क्योंकि जलोढ़ तो अलग प्रकार हो गया, उसमें दे दे दोमट, है ना, दोमट दे दे, चिकनी मिट्टी दे दे, बलुई मिट्टी दे दे, तो आप हो जाएंगे चकरा। तो दोमट मिट्टी जो होता है वो ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। अब यहाँ दिया हुआ है मृदा के कणों के प्रकार, जो चीज़ अभी जस्ट हम लोग समझे लो, आ गया जी, है ना। यहाँ लिखा है मिट्टी के प्रकार में, है ना, क्लीलीय मृत्तिका को देखेंगे तो एक्सरे विश्लेषण द्वारा कणों के आकार देखेंगे तो मिलीमीटर में देखेंगे तो एक्सरे विश्लेषण द्वारा इसको देखा जाएगा, तो उसको उतना साफ से देखा जा सकता है। मतलब मृत्तिका में देखेंगे, मृत्तिका जो मिट्टी होती है उसमें 0.002 सेंटीमीटर से भी कम छोटे आकार का होता है। गाद में 2 से 5 तक दिया है, मतलब डेसिमल मतलब दशमलव में 0.002 दिया हुआ है। और सूक्ष्म रेत में देख सकते हैं, और उसके बाद स्थूल रेत में देख सकते हैं, बजरी और में देख सकते हैं। बजरी और गुटिका में सबसे बड़े कण के मिट्टी जो है आपको देख सकते हैं, जिसमें 2 मिलीमीटर से लेकर उससे बड़े भी हो सकते हैं, ठीक है। अब देखेंगे मृदा के कणों के माप पे, अब यहाँ लिखा है मृदा के कणों की माप का मापन पैमाना होता है मिलीमीटर। इसकी मोटाई इकाई जो होता है माइक्रोन है। 1 माइक्रोन बराबर होता है 0.001 मिलीमीटर। याद रखिएगा, क्वेश्चन सीधे दे साइंस में जीएस पर्सन में कि 1 माइक्रोन इज इक्वल टू कितना, तो 0.001 मिलीमीटर, याद रखिएगा। और जो मिट्टी की जो छोटी इकाई होती है उसको माइक्रोन में मापा जाए, मतलब सबसे छोटी इकाई को अगर मापेंगे तो माइक्रोन में उसको मापते हैं। जैसे मान के चलिए कपड़ा को नापा जाता है तो मीटर में नापेंगे, फीट में नापेंगे, सेंटीमीटर में, उसके बाद इंच में नापेंगे, उससे छोटा होगा तो सेंटीमीटर नापेंगे। उसी तरह मिट्टी है ना, मिट्टी के बारीक कण को अगर सबसे छोटी बारीक कण को नापा जाएगा ना तो उसको नापा जाएगा माइक्रोन में, ठीक है, समझ रहे ना। अब यहाँ लिखा देखिए बलुई मिट्टी, चिकनी मिट्टी, दोमट मिट्टी, है ना, बलुई दोमट मिट्टी, ये चीज़ों को मैं अभी जस्ट आप लोगों को समझाया हूँ। अब ये मिट्टी की संरचना देखेंगे, किधर गया, यहाँ देखेंगे मिट्टी की संरचना, ठीक है। मिट्टी के संरचना के बारे में जानेंगे तो मृदा विभिन्न कण यानी बालू, गाद, चीका, ह्यूमस आदि से कणों से मिलकर बना हुआ है, ठीक है ना। वह व्यवस्था संगठन मृदा कहलाती है, मतलब विभिन्न तत्वों से मिलकर बना हुआ है, उसे क्या बोलेंगे, है ना, मिट्टी बोलेंगे या मृदा बोलेंगे, ठीक है। अब आगे आएंगे तो जानेंगे तो मृदा जल और वायु की पर्याप्त मात्रा होनी चाहिए, क्योंकि बीजों में अंकुरन, जड़ों में श्वास और जीवाणु गतिविधियों के लिए जल और वायु की आवश्यकता होती है, ठीक है। ये चीज़ें नॉर्मली आप सभी को पता होगा, कुछ खास चीज़ें होगा ना उससे थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करने की कोशिश किया जाएगा। अब आगे लिखा हुआ, आगे देख सकते हैं आपको मिलेगा मृदा के
विलयन में मुक्त हाइड्रोजन आयन का संकेंद्रण मृदा की अम्लीयता कहलाती है। मतलब क्या है कि इसमें मिट्टी के विलयन में, मिट्टी के जो घोल होता है उसके घोल में हाइड्रोजन आयन की अगर संकेंद्रता है तो बोलेंगे कि मिट्टी में क्या भैया अम्लीयता है। मिट्टी क्या है? अम्लीय है। यानी हाइड्रोजन आयन की अगर उसमें उपलब्धि मिल गई, हाइड्रोजन आयन की संकेंद्रता मिल गया, समझ ना, तो क्या बोलेंगे भैया मिट्टी के अंदर क्या है? अम्लीयता है। ठीक है, मृदा की अम्लीयता को पीएच मान में नापा जाता है। कोई पीएच मान से तो किसी भी पदार्थ की अम्लीयता या क्षारीयता गुण को जाना जा सकता है। तो पीएच में मृदा की अम्लीयता को नापा जाता है। अगर पीएच में 6 से कम है तो मृदा क्या अम्लीय है ना। पीएच मान में 6 से अगर कम है मिट्टी की अम्लीयता तो क्या बोलेंगे भाई उसको पीएच स्केल में अगर देखा जाए तो पीएच जो स्केल होता है ना, ये क्या होता है कि साइंस में आप लोग पढ़ेंगे कि ये स्केल पर नापा जाता है कोई चीज़ अम्लीय है या कोई चीज़ क्षारीय है। तो अगर पीएच स्केल में 6 से कम होगा तो मिट्टी क्या होगा? अम्लीय मानी जाएगी। ठीक है, एक्चुअली में अगर पीएच स्केल में 7 होता है, मतलब बीच मिडिल में 7 होता है, 7 से कम अम्लीय और 7 से ज़्यादा को क्षारीय बोला जाता है। लेकिन मिट्टी के हिसाब से अगर देखा जाए तो 6 से कम होगा तो अम्लीय और 6 होगा तो चल सकता है। मिट्टी की अम्लीयता दूर करने के लिए उसमें क्या करेंगे? चूना अथवा जिप्सम का प्रयोग करेंगे। यानी मिट्टी हो गई अब अम्लीय है ना। एक्चुअली में होता क्या है ना, खेती करने से पहले मिट्टी को जांच कर लेना चाहिए कि मिट्टी अम्लीयता है कि क्षारीयता गुण ज़्यादा है। अगर जिस चीज़ की उसमें कमी होगी ना, उसी चीज़ को उसमें दवा डालेगा ना, तो क्या होगा ना कि मिट्टी को उपजाऊपन बढ़ जाएगा। और हम लोग क्या करते हैं लोग कि देखते नहीं हैं लोग, जो पुराना रीति रिवाज से चलते आ रहा है अमूमन पुराने तरीक़े से, है ना, तो उसी को हम लोग फॉलो करते आते हैं लोग, और रिस्क पर खेती आदमी करता है कि नहीं है। तो जाँच कर लेना चाहिए। अगर मिट्टी में अम्लीयता है तो क्या कीजिएगा? चूना और जिप्सम की मात्रा का प्रयोग करेंगे ज़्यादा। आगे जी यहाँ पर देखिए, यहाँ देखेंगे तो 1 से 6 के बीच में है तो अम्लीय मिट्टी है, 7 है तो उदासीन है, और 8 से लेकर 14 तक है तो क्षारीय। वही चीज़ मैं समझाने की कोशिश कर रहा था कि अगर 1 से लेकर 6 तक है, मतलब 6 से नीचे तक है तो उसको अम्लीय मानेंगे, और 6 से अगर ऊपर आ जाएगा तो उसको उदासीन बोलेंगे, और वो 7 से भी ऊपर टप गया तब उसको बोला जाएगा कि क्षारीय मिट्टी है, क्योंकि पीएच स्केल का इसी हिसाब से माप ही होता है। अब देखेंगे तो मृदा वायु यानी सोयल जो एयर होता है उसको देखेंगे। मिट्टी में मौजूद कणों के बीच में असंख्य छिद्र होते हैं, मतलब मिट्टी के अंदर छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसमें जल और वायु की विद्यमान होती है। वायु स्वतंत्र रूप से तथा जल के साथ घुली हुई अवस्था में भी पाई जाती है ना। मतलब हवा जो है ना जल के अंदर भी मौजूद है और स्वतंत्र रूप से भी है। ठीक है, तो उस मिट्टी के अंदर क्या होती है? ये उपस्थित रहती है। ठीक है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड आदि गैसें भी उपस्थित होती है, जैसे पौधे में श्वसन में वृद्धि और मृदा में उपस्थित जीवाणु विभिन्न क्रियाओं के लिए आवश्यक होती है। अब आएंगे तो मिट्टी के अंदर जल जो मौजूद है, जल भी आपको पता है कि मिट्टी के अंदर में बहुत सारे जल आपको देखने के लिए मिलते हैं। जो मिट्टी के जल की उपस्थिति मृदा की संरचना पर निर्भर करती है। मिट्टी में जल की मात्रा शून्य जल जमाव की स्थिति तक हो सकती है। संगठित मृदा का पर्याप्त मात्रा में जल की उपस्थिति होती है ना। सुगठित मिट्टी जो होती है उसमें जल अच्छे खासे होते हैं। ठीक है, अब लिखा है कि मृदा परिच्छेदिता का, है ना, मृदा परिच्छेदिका, तो मिट्टी की ऊपरी सतह से लेकर उसकी मूल चट्टान तक के सभी स्तरों को समग्र रूप से मृदा परिच्छेदिका कहा जाता है। मतलब क्या है? ये परिच्छेदिका को इंग्लिश में देखेंगे तब आपको बेहतर तरीका समझ आ रहा होगा, हिंदी में नहीं समझ आ रहा होगा। सोयल प्रोफाइल मतलब क्या होता है? आपकी पूरी डाटा कि कहाँ पढ़े हैं, किस तरह, कहाँ से किस तरह का आप कोर्स किए हैं अभी तक का, मतलब शुरू से लेकर अभी तक का पूरी डाटा को प्रोफाइल कहा जाता है। तो मिट्टी के प्रोफाइल जानेंगे कि कहाँ से पैदा लिया, कैसे बना, कहाँ से टूट के आया, किस कलर इसमें किस तरह के उपजाऊ गुण पाया जाता है, इसमें क्या है, अम्लीय है, क्षारीय है, क्या चीज़ है, उसकी सारी चीज़ों के बारे में जो डाटा लिखा रहता है उसको, मतलब डाटा जो इकट्ठा किया गया रहता है उसको बोलेंगे मृदा परिच्छेदिका यानी सोयल प्रोफाइल बोला जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे तो मिट्टी का संस्तरण। ठीक है, तो होरिजन देखेंगे कि मिट्टी का जो स्तर जो है किन किन स्तरों में मिट्टी बटा हुआ है। तो जब इसको देखेंगे तो विभिन्न मृदा के स्तर का, तो मतलब मिट्टी जो है नीचे से लेकर ऊपर तक भिन्न भिन्न भागों में बटी हुई उसको देखेंगे। तो मिट्टी के प्रकार देखेंगे, और ये आपको ज्योग्राफी का 8 क्लास का जब ज्योग्राफी पढ़ा रहा था तो उसमें दिखाया था। ऐसे आपको फिगर बना हुआ उसमें लिखा हुआ था, नीचे जो है पूरी चट्टान, उसके बाद आप छही चट्टान, उसके बाद से पंख बालू और ऊपर में ह्यूमस, ये सारी चीज़ें आप देखे होंगे 4 भागों में बटा हुआ था। अब यहाँ होरिजन स्तर 1 पहला स्तर दिखा रहा है कि सबसे नीचे वाला ए वाला स्तर को बता रहा है, ये सबसे ऊपरी खंड है। ये क्या है? सबसे ऊपरी खंड है। मतलब कि ये अगर बांटा जाए इसको खंडों में तो सबसे ऊपरी खंड का नाम रखा है ए। ठीक है, सबसे ऊपरी खंड का नाम रखा है ए, नाम रखा है, जहां पौधे में वृद्धि के लिए अनिवार्य जैव पदार्थ होते हैं। यानी होरिजन ए में यानी संस्तर यानी ऊपर वाले स्तर, ऊपर वाले लेवल देखेंगे तो ऊपर लेवल को ए नाम रखा गया, और उसमें बहुत सारे ह्यूमस वाली तत्व मौजूद होते हैं, यानी पोषक तत्व मौजूद होते हैं, ताकि पेड़ पौधे को उससे क्या मिल सके, एनर्जी मिल सके, ऊर्जा मिल सके, और पेड़ पौधे में पोषण हो सके। ठीक है, और दूसरे देखेंगे होरिजन बी में देखेंगे, है ना, तो होरिजन बी में देखेंगे दूसरे स्तर में, तो इस स्तर में क्या हो जाएगा, क और ग, यानी कि है ना, क और ग का मतलब क्या होता है कि ऊपर वाले ए, है ना, उसके बाद से बी ये है, और सी, इसके बीच वाले स्तर को क्या बोलते हैं, है ना, बीच वाला जो स्तर है वो ख वाला स्तर है, यानी कि
जिसको ख यानी बी बोला है, ठीक है। ये बीच का स्तर है जिसमें नीचे ऊपर दोनों ओर से पदार्थ प्राप्त होते हैं। कुछ जैव पदार्थ होते हैं तो कुछ तथापि कुछ खनिज पदार्थों के अपक्षय स्पष्ट रूप से दिखते हैं। मतलब क्या है, ये ऊपर वाला ए में है तो ह्यूमस वाला है ना, ह्यूमस वाला पदार्थ इसमें मिलेगा, और सी वाला जो है इसमें चट्टान का कुछ अंश मिलेगा, और बी वाला जो है ना ये तनी तनी एकड़ में से ले लेगा, तनी तनी एकड़ में से, दोनों में से मिक्स वर्जन ही है, ठीक है। नीचे आएंगे तो जो सी वाला है, ये सी वाला क्या है भैया, ये स्तर जो है ढीली जनक सामग्री है ना, ढीली जनक सामग्री मटेरियल है। जनक सामग्री मतलब अभी तक ये लो कि जो पैरेंट यानी कि जो जिससे बना हुआ मिट्टी का, तो वो मतलब उस लेवल तक जब धरती के अंदर जाएंगे, उस लेवल तक ये धरती को कोड़ेंगे है ना, यानी तीसरे लेवल तक पहुंचेंगे, होरिजेंट सी में पहुंचेंगे, तब पता चलेगा कि जिससे ये मिट्टी बनी हुई है ना उसका जो है प्रजाति यानी उसका पटीदार नीचे मिलने लगा, ठीक है। पटीदार जो है उसका मिलने लगा, ठीक है, यानी जनक सामग्री मिलने लगी जिससे मिट्टी बना हुआ है। यह परत मृदा की प्रक्रिया के प्रथम अवस्था, यानी कि अब उसका जो है पहले का पटीदार मिल गया, अब उससे पुराना का पटीदार जाना होगा ना, उससे अंदर भी जाएंगे तो और अंदर पटीदार मिलेगा। अतः ऊपर की दो परतें इसी से बनी हुई है, यानी कि ऊपर की जो दोनों परत था वो ए और बी जो है ये सी से ही बना हुआ है। जाहिर सी बात है ये चट्टान हुई तो होता है, धीरे धीरे घिसते घिसते बनता है मिट्टी, है ना। तो ये यहाँ पर अपना पटीदार को देखने लगा, ये जो है ना ये दोनों का जो ओरिजिनल जो पुराना का पटीदार दिख गया। अब इसके भी नीचे इसका परदादा वाला पटीदार मिलेगा जो होरिजन डी में आ जाएगा, ठीक है। आज ये होरिजन डी देखिए यहाँ पर ये वाला फिगर तो बना हुआ था ना, ये एनसीईआरटी में भी था, और ये क्या बोलते हैं उसको ज्योग्राफी में जो एससीईआरटी यानी बिहार बोर्ड पढ़ाया था तो उसमें भी था। ये चार इसमें उसमें भी 4 भागों में बटा हुआ था। देखेंगे तो सबसे ऊपर में क्या है, तो सबसे ऊपर में जो है ये ह्यूमस की मात्रा होती है, अवसाद होता है जिसकी उस तरह किताब में दिया हुआ था। उसके बाद अपक्षयित चट्टान पदार्थ, बालू, गाद और मिट्टी, चिकनी मिट्टी मिलती है। मतलब क्या है, यहाँ ह्यूमस है जहाँ पेड़ पौधे उगते हैं, और इसमें जो है ना ये है कंकड़ मिट्टी जो इसके ओरिजिनली पुराना का पटीदार दिखने लगे, ठीक है, जिससे जिन चट्टानों से ये मिट्टी बना हुआ है। और इसके बीच वाला जो था ना ये दोनों में से मिक्स वर्जन था, तनका एकरा में से ले लिया था, तनका एकरा में से ले लिया था, दोनों का मिक्स वर्जन था, ठीक है। अब सबसे नीचे वाला जो है ना, सबसे नीचे वाला जो है मूल चट्टान मिल गया, यानी ओरिजिनली इसका परदादा मिल गया, है ना, ओरिजिनली परदादा मिल गया मिट्टी का कि तू किससे बना हुआ है। यानी नीचे वाला अगर लाल रंग का चट्टान होगा ना इसीलिए मिट्टी लाल रंग का दिख रहा होगा, नीचे करिया रंग का चट्टान तो इसीलिए करिया दिख रहा होगा। यानी ओरिजिनली एक खानदान दिख गया कि नीचे हमारा कौन खानदान है, ठीक है, पूरा पुराने का इसका वंशज मिल गया, समझ ना। तो इसमें मिट्टी के नीचे जैसे जैसे जाएंगे इसका कुल खानदान आपको भेटाते जाएगा। इसी को होरिजन में बांटा गया, पहला होरिजन, दूसरा होरिजन, तीसरा होरिजन। सबसे ऊपर आपका मिलेगा पेड़ पौधा जहाँ उगता है जिसे पोषक तत्व पर मौजूद रहता है। उसके बाद जो रहता है जो हल्का सा इसमें से मात्रा लेगा और हल्का सा नीचे का मात्रा मौजूद रहता है, ठीक है। अब इसको ये इसके ज्योग्राफी की भाषा से समझना चाहेंगे तो लिखा हुआ मृदा की ऊपरी परत बारीक अवसादों युक्त अपक्षयित चट्टान जिसमें बालू, गाद और पाँख मिलता है, पाँखी मिलेगा। अपक्षयित आधारी चट्टान पदार्थ यानी कि आधा चट्टानी पदार्थ है, और मूल चट्टानी पदार्थ जो कि अपक्षयित नहीं हुए। अपक्षयित मतलब अभी टूटा नहीं है, टूटल कौन है, नहीं टूटल है, ये टूट गया, हेलो ये कमजोर हुआ, टूट गया, ठीक है, टूट के बिखर गया, बिखरने के बाद गाद बालू पाँख बन गया, और ये गाद बालू पाँख जो है बाद में मिट्टी बन गया। यानी ये कठोर है, परदादा है, ठीक है, अभी तक नहीं टूटे हैं, ये पुरनका वंशज है, अभी तक उसी तरह कठोर है, ठीक है। ये टूट गया, टूट के बिखर गए, अब बिखरने के बाद बालू पाँख गाद के रूप में परिवर्तित हो गए, और ये जो है फिर मिट्टी बन गए जहाँ पर ह्यूमस की मात्रा दिखने लगी, है ना, समझेंगे ना। अब समझ ये चारों चीज़ अब समझ आ गया, ठीक है। यहाँ लिखा है जनक है, तो जनक मतलब वही पैदा करने वाले पेरेंट्स इनके मिट्टी के ओरिजिनल 4 पेरेंट्स, मतलब 4 खानदान मिट्टी का दिया हुआ है कि चारों खानदान से कहाँ से मिल कर आया हुआ है, ठीक है। अब आगे चलते आगे समझते हैं मिट्टी का निर्माण की प्रक्रिया है, समझते हैं। यहाँ देखेंगे तो मिट्टी के निर्माण या मृदा जनन की सर्वप्रथम अपक्षयन पर निर्भर करती है। अपक्षयी प्रकार की मृदा का निर्माण ही मूल प्रक्रिया। मतलब क्या है, चट्टान अपक्षयित होगी तब ना मिट्टी का निर्माण होगा जी, है कि नहीं है। अब ये मिट्टी निर्माण को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक उच्चावच, जनक सामग्री, जलवायु, वनस्पति, अन्य जीव एवं समय। सबसे बड़ा इसमें समय है। टाइम पर ही कोई चीज़, जैसे कहा सुने न, करत करत अभ्यास जड़ मणित हो सिजात, रस्सी के आवाज जात के शिल्प परत निशान, है कि नहीं है। समय के साथ जो सील मतलब पत्थर पर भी निशान आ जाता है, ये बचपन से आप सुनते आ रहे होंगे, है कि नहीं है। तो ये भी चट्टान भी है ना, ये समय के साथ धीरे धीरे घिसते 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 एक मिट्टी का रूप धारण कर लेता है। अब ये मृदा निर्माण के कारण क्या है, तो वही चीज़ बता रहा है कि चट्टान, स्थलाकृति, जलवायु, जैविक क्रियाएँ, है ना, कलावधि मतलब समय, है ना, सबको एक एक करके समझेंगे लोग। यहाँ ये समझेंगे मूल पदार्थ क्या है, तो मूल पदार्थ मतलब कि जिससे ये बना हुआ है ना, मूल शैल कोई भी इन सिटू या उसके स्थान पर, है ना, अपक्षयित शैल मलबा, अपक्षयित मृदा या उसमें निक्षेप की परिवहनकृत मृदाएँ हो सकती है। निक्षेप मतलब चेंज होने वाली मृदा है, ठीक है।
अब मृदा की निर्माण मलबा के आकार पर, मलबा के कणों का विन्यास तथा शैल निक्षेपों के खनिज एवं रासायनिक संयोजन पर निर्भर करती है। ठीक है, उसके बाद देखिए इसके अंतर्गत अपक्षयन प्रकृति, अब इसकी दर तथा आवरण की गहराई और मोटाई पर अन्य महत्वपूर्ण तत्व है। मतलब क्या है, मिट्टी कितनी गहरी है, कि उसके अंदर किन किन चट्टानों से मिलकर बना हुआ, ये सारी चीज़ डिपेंड करता है। जैसे कोई चट्टान काफ़ी कठोर होता है तो उनको टूटने में काफ़ी समय लगेगा, है कि नहीं है। कोई चट्टान थोड़ी सी है ना जल्दी अपक्षयित हो जाती है तो उसको टूटने में कम समय लगेगा। तो ये डिपेंड करता है कि मिट्टी की किस रूप से बनी, मतलब चट्टान किस रूप के हैं, उसी हिसाब से मिट्टी का निर्माण होगा। जब तक मृदा बहुत नूतन यानी यंग अवस्था में होती है तब वो अपर्याप्त परिपक्व नहीं हो पाती है। अतः मृदाओं का मूल शैलों के प्रकार में घनिष्ठ संबंध होता है। कुछ चूना क्षेत्र में भी अपक्षयन प्रक्रिया विशिष्ट एवं विचित्र होती है। वहाँ मिट्टियाँ मूल शैलों से स्पष्ट संबंध दर्शाती है। अब ये स्थलाकृति यानी ऊंचावच को देखेंगे। ठीक है, तो ऊंचावच को देखेंगे तो मूल शैल की भांति स्थलाकृति भी एक दूसरे निष्क्रिय नियंत्रण का कार्य है ना। तीव्र ढालों पर छिछली एवं सपाट उच्च क्षेत्रों में गहरी मोटी होती है, जबकि निम्न ढालों पर जहाँ अपर्दन एवं जल का परिश्रवण अच्छा रहता है, यह मृदा निर्माण बहुत ही अनुकूल होता है। ठीक है, समतल क्षेत्रों में चीका मिट्टी मोटे तौर पर स्तर पर विकास हो सकता है। क्वेश्चन पूछेगा समतल क्षेत्रों में किस प्रकार की मिट्टी होती है। समतल क्षेत्र में चीका मिट्टी यानी क्ले जो होता है मोटे स्तर पर विकास होता है, क्योंकि समतल मिट्टी में क्या होता है ना कि ढलान नहीं होता, नदी द्वारा जो अपने साथ गाद को लेकर आता है ना वो छोड़ देता है। वही तीव्र ढाल वाला जो क्षेत्र होता है ना वो क्या होता है, उसके गाद जो होता है उसके साथ साथ नीचे गिर जाता है ना। तो जो समतल क्षेत्र होता है वहाँ पर चीका मिट्टी यानी क्ले का निर्माण ज़्यादा होता है। ठीक है, अभी साथ में इसका रंग भी जो होता है गहरा काले रंग का होता है ना, काले रंग का होता है। और काले रंग का मिट्टी होने का और अन्य भी कारण आएंगे, आगे चलेंगे। ठीक है, उसको देखेंगे तो मध्य अक्षांशों में दक्षिणामुखी सूर्य की किरणें ढके ढालों की वनस्पति मृदा और अन्य दशाएं निर्भर करती है। उत्तरोन्मुख ठंडे नम दशाएं वाली ढलानों पर अन्य प्रकार की मिट्टी और वनस्पति भी मिलते हैं। ठीक है, उसको देखेंगे जलवायु को समझेंगे। जलवायु किन किन कारणों से प्रभावित करती है। जलवायु मिट्टी का मृदा निर्माण महत्वपूर्ण सक्रिय क्रिया है मिट्टी की। अब जलवायु को समझेंगे तो प्रवणता, वर्षा और वाष्पीकरण की बराबरता, अवधि, आर्द्रता, तापक्रम, मौसम एवं दैनिक विभिन्नता। सिंपल समझिए आप, इसमें कोई बड़ा चीज़ नहीं है समझाने के लिए। ये चीज़ें क्या है ना कि जलवायु से भी मिट्टी पर प्रभावित करती है। सिंपली बात है, कोई भी चीज़ उस पर हवा, पानी, जलवायु, उसका मूल रूप किन से बना हुआ, किन किन तत्वों से उसका प्रभाव पड़ रहा है, रासायनिक रूप, भौतिक रूप, सारे चीज़ों से प्रभाव पड़ता है। हर एक चीज़ों पर, चाहे वो मनुष्य हो, जीव जंतु हो, मिट्टी हो, चट्टान हो, हर चीज़ पर प्रभाव पड़ता है। तो जलवायु का भी उस पर प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ लिखा जैविक क्रिया है। जैविक क्रिया मतलब बोलेंगे कि जब उन चट्टानों पर वनस्पति आवरण, ये जीव जंतु, ये मूल पदार्थों का प्रारंभ और बाद में विद्यमान रहते हैं। मृदा जैव चट्टान नमी धारण करने की क्षमता तथा नाइट्रोजन इत्यादि जोड़ने में सहायक होते हैं। तो जैविक क्रिया यानी ऑर्गेनिक प्रोसेस के द्वारा, ऑर्गेनिक मतलब होता है जो जीव जंतु प्रोसेस द्वारा अब ये मिट्टी चट्टानों में परिवर्तन आएगा तो उसको जैविक क्रिया बोला जाएगा। जैविक अम्ल देखेंगे जैसे ह्यूमस बनने की गतिविधि इसी से निर्मित होती है। ह्यूमस कैसे बनता है, जीव जंतु का अवशेष से बनता है। तो चट्टानों में ह्यूमस जमा होगा और ह्यूमस की वजह से चट्टान धीरे धीरे मतलब अपक्षयित होना शुरू होगा। अपक्षयित होकर धीरे धीरे टूटेगा, टूट के वो उस बैक्टीरिया जो होता है बैक्टीरियल वृद्धि बढ़ने लगेगी धीरे धीरे। वो है ना ठंडा होगा, शुष्क होगा, गर्म होगा, जिन भी अनेक क्रियाओं के द्वारा वो है ना वो क्रियाएं जो होती है ना बहुत स्लो प्रक्रिया में होता है। ऐसे आप लोग 10th क्लास में जब मिट्टी पढ़ाया था तो उसमें बताया था कि मिट्टी के निर्माण जो होता है ना हज़ारों करोड़ वर्षों में संपन्न होता है। और हज़ारों करोड़ वर्षों के बाद 1 सेंटीमीटर मिट्टी का निर्माण होता है। तो मिट्टी कोई ऐसा नहीं कि जल्दी से बन जाएगा, बहुत करोड़ों वर्षों लगता है। ठीक है, यहाँ एक लिखा नाइट्रोजन स्थिरीकरण, इसका मतलब समझते हैं बैक्टीरिया मृदा में जीव हवाओं में गैसीय नाइट्रोजन प्राप्त कर उसमें रासायनिक रूप से परिवर्तित कर देते हैं, जिनका पौधे द्वारा उपयोग किया जा सकता है। इस प्रक्रिया को नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं। अब याद रखिए जो हवा मौजूद जो नाइट्रोजन होता है ना उसको मिट्टी जो होता है ना अपने अंदर खींच लेता है, सोख लेता है, जिससे क्या होता है ना कि पेड़ जो पौधे होते हैं ना, जिन पौधे में नाइट्रोजन की कमी होती है ना, यहाँ से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण को नाइट्रोजन को प्राप्त कर लेता है। ठीक है, जैसे यहाँ लिखा है राइजोबियम एक प्रकार का बैक्टीरिया है जो क्या है भैया, जो तंतु वाले पौधे की जड़ में ग्रंथिका में रहता है और मेजबान पौधे के लिए लाभकारी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। तो याद रखिए कि जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहयोग कर रहा है वो कौन सा भैया बैक्टीरिया, तो राइजोबियम यानी नाइट्रोजन की कमी को दूर करने के लिए कौन सा जो बैक्टीरिया है जो सहयोग करता है, तो राइजोबियम याद रखिएगा। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे चींटी, दीमक, केचुआ, कृंतक इत्यादि जो है ये अभियांत्रित होते रहते हैं। कीटों का महत्व मृदा निर्माण में महत्वपूर्ण होते हैं। अब देखो ये क्यों महत्वपूर्ण है, चींटी, दीमक, केचुआ और ये कृंतक है ना, या वो जो उसको चेरा वगैरह बोलते हैं ना, वो सब मिट्टी के लिए। ऐसे भी आप चेरा को
केचुआ जिसको बोला जाता है, तो केचुआ जो होता है ना, ये केचुआ को किसानों का मित्र कहा जाता है। इस सब किसान का मित्र है। कारण क्या है ना, ये लोग क्या करते हैं, मिट्टी के अंदर ऐसे घुसते फिर निकलते, घुसते निकलते। इससे क्या होता है ना, मिट्टी के अंदर छिद्र होता है, और मिट्टी के अंदर छिद्र होगा तो मिट्टी के अंदर हवा जाएगा, मिट्टी के अंदर जल जाएगा, तो मिट्टी के ह्यूमस यानी मिट्टी का जो उपजाऊपन है जो बढ़ते रहेगा। अब कालावधि आपको तो बताई दिए, समय लगता है किसी भी चीज़ में, है ना। समय के हिसाब से तो आदमी जगह पर पहुंचता है कि नहीं है। समय आप दीजिएगा, समय आप मतलब समय दीजिएगा तो समय क्या होगा ना कि एक इस समय तक आपको पहुंचा देगा कि आपका अलग एक मुकाम हो जाएगा, समझ ना। तो कालावधि यानी किसी भी चीज़ को बनने में समय लगता है, चाहे वो मिट्टी हो या आप हो या हम हो, किसी भी चीज़ को बनने में एक समय लगता है। समय दिया जाएगा तो एक मुकाम तक पहुँचिएगा, ठीक है। वही चीज़ है मिट्टी का ही है, ठीक है। तो यहाँ वही चीज़ लिखा है कालावधि के बारे में। अब आगे आएंगे तो विश्व मृदा दिवस के बारे में समझेंगे। तो 5 दिसंबर 2016 का संपूर्ण विश्व में मृदा दिवस से मनाया गया, ठीक है। 2016 में मृदा दिवस का मुख्य विषय था मिट्टी और दालें जीवन के लिए के सहजीवी है। तो 2016 की बात कर रहा है, ये आएगा नहीं करंट अफेयर में। अभी जो है ना मिट्टी के बारे में समझ लिया जाएगा कि इस समय का थीम क्या है। हालांकि वो चीज़ आने की संभावना कम रहती है इस वाले एग्जामों में। मृदा दिवस का उद्देश्य मृदा स्वास्थ्य के प्रति, जीवन की मृदा के योगदान के प्रति लोगों को जागरूक बनाना, मतलब मिट्टी के बारे में जागरूक। कोई भी दिवस इसीलिए तो मनाया जाता है ना कि उससे तत्वों के बारे में लोगों को जागरूकता फैलाया जा सके, सिंपली बात है। अब लिखा है कुछ समय पहले निक्षेपित जलोढ़ मिट्टी या हिमानी टीलों से निर्मित मृदाएं तरुण युवा मानी जाती थी। मतलब कि कुछ समय पहले तक माना जाता था कि जो जलोढ़ नवी जलोढ़ मिट्टी है उसी को युवा माना जाए, ठीक है। इसके होरिजन का अभाव होता था अथवा कम विकसित स्तर होते थे। मतलब क्या है कि ये 4 लेवल वाले जो होरिजन थे ना, ये 4 लेवल वाले जो लेयर थे कि ये से मिट्टी से बना हुआ है, उसमें इनकी अभाव देखने के लिए मिलता था, ठीक है। अब मृदा के विकास यानी परिपक्वता उसकी विशिष्ट कालावधि नहीं है। आगे आएंगे तो मिट्टी का वर्गीकरण देखेंगे तो मिट्टी को 2 भागों में बांटा, एक तो उर्वर और एक तो ऊसर, यानी एक तो उपजाऊ और दूसरा अनउपजाऊ। उपजाऊ जिसमें फसल उग सकते हैं, जो अनउपजाऊ मतलब फसल नहीं उग सकते, सिंपली बात है। अब यहाँ देखेंगे तो कृषि अनुसंधान परिषद यानी ICAR, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद देखेंगे, है ना। इसके हिसाब से राष्ट्रीय मृदा संरक्षण ब्यूरो और भूमि सहयोग आयोजन संस्थान द्वारा भारतीय मृदाओं का बहुत से अध्ययन किए गए, है ना। उसके बाद यहाँ देखेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है कि भारतीय मृदा ने उसकी प्रकृति और गुणों के आधार पर वर्गीकृत किया, जो संयुक्त राज्य अमेरिका और कृषि विभाग के मृदा वर्गीकरण की पद्धति पर आधारित है। यानी भारतीय जो मिट्टी को जो भारतीय मृदा का जो संरक्षण करता है अनुसंधान जो परिषद है, वो परिषद जो अमेरिकी कृषि विभाग है या संयुक्त राज्य अमेरिका का जो कृषि विभाग है उसका मृदा का जो वर्गीकरण की पद्धति उसी पर आधारित है, ठीक है। अब ये तो मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, एक बार गांव में आप सुने होंगे कि मिट्टी की उर्वरता जानने के लिए है ना एक योजना लाया गया है, जिसके तहत हर एक गांव में मिट्टी को जाना जाएगा कि कितना उपजाऊ है कितना नहीं है। उसके लिए बहुत सारे वार्डों क्षेत्र पे पंचायत लेवल में छोटा एक जॉब का बहाली होगा, बहुत सारे उससे आया हुआ था, है ना, जो मिट्टी के जाँच करेगा, लैब खोला जाएगा, ठीक है। तो वो चीज़ें जो है अभी हमारे क्षेत्र में तो नहीं हुआ है, अब पता नहीं ये चीज़ें लागू हुआ कि नहीं हुआ कि सिर्फ पेपर में रह गया। यहाँ देखिए लिखा हुआ है कि 19 फरवरी 2015 में राजस्थान के सूरतगढ़ में मिट्टी की खराब होती हुई गुणवत्ता को जांच करने के लिए कृषि उत्पादक को बढ़ाने के लिए मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की शुरुआत की गई, ठीक है। तो ये कहाँ शुरू किया गया था, तो याद रखिएगा 19 फरवरी 2015 में राजस्थान में शुरू किया गया था, ठीक है। अब ये एक कार्ड बनाता है जिसमें क्या करना था कि जांच करना था। इस योजना में 75% राशि केंद्र सरकार करेगी और इस योजना के ध्येय मतलब इसका मूल वाक्य क्या था, स्वस्थ धरा खेत हरा, ठीक है। इस कार्ड का प्रत्येक 4 वर्ष पर नवीनीकरण मतलब कि उसका रिन्यूअल किया जाएगा, ठीक है। आगे आएंगे तो कार्ड और प्रस्तावित खाद के लिए ऑनलाइन आवेदन के लिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर विकसित किया गया, जिसे आरंभ भी किया जा चुका है। मतलब उस समय की बात कर 2016 की बात कर रहा, ठीक है। अब आएंगे तो यहाँ देखेंगे ये चीज़ें समझेंगे। यहाँ लिखा हुआ है कि भारतीय मिट्टी को 8 भागों में विभाजित किया गया। मिट्टी को क्या किया गया भैया, 8 भाग में बांटा गया। पहले जलोढ़, काली, लाल और पीली एक साथ इसलिए होता है कि लाल में ही पानी मिलता है तो पीली हो जाती है। लेटराइट शुष्क मिट्टी है, लवणीय मिट्टी है ना, पिटमय मिट्टी और वनीय मिट्टी। अब यहाँ से जो टॉपिक है ना, इस टॉपिक को तो भाई छोड़ा नहीं जा सकता। यहाँ से मिलेगा मेन ज़बरदस्त चीज़ें, इसको अब डिटेल से समझा जाए, ज़बरदस्त तरीका से समझा जाए, ठीक है। यहाँ आएगा जलोढ़ मिट्टी समझेंगे। भारत में सर्वाधिक जो क्षेत्र में पाई जाने जो मिट्टी है वो है जलोढ़ मिट्टी, ठीक है। जब मिट्टी के 8 जो प्रकार दिए हैं इसमें से पूछेगा तो जलोढ़ मिट्टी हो जाएगा, समझ रहे ना। तो सर्वाधिक क्षेत्र में पाई जाने वाली मिट्टी जो है जलोढ़ मिट्टी है, ठीक है। जो कुल क्षेत्रफल का 40% भाग में यानी 15 लाख वर्ग किलोमीटर में इसका विस्तार है, ठीक है। पंजाब से लेकर असम तक ये फैला हुआ है, ठीक है। नर्मदा, ताप्ती, महानदी, गोदावरी, कावेरी आदि नदियों के तटीय क्षेत्र में कुछ इसका विस्तार देखने के लिए मिल जाता है। उसके बाद देखेंगे तो सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी को
निक्षेप से बना हुआ है, ठीक है। निक्षेप मतलब क्या होता है, कई बार बता चुका हूँ। निक्षेप मतलब होता है अपने साथ जो कचरा लेके आता है, अपने साथ जो गाद लेके आता है, अपने साथ जो पाकी लेके आता है, उसी को निक्षेप बोलते हैं। आगे चलते हैं। प्रायद्वीपीय प्रदेश में पूर्वी तट पर नदियों का डेल्टाई नदियों की घाटियों में पाई जाती है ना। उसके बाद देखेंगे तो पूर्वी तटीय विशेषकर महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियों में डेल्टा की जलोढ़ मृदा से बनी हुई, मतलब जो डेल्टाई क्षेत्र है ना, वहाँ जो डेल्टाई जो क्षेत्र है ना, वहाँ पर भी जलोढ़ मिट्टी देखने के लिए मिलती है, क्योंकि डेल्टाई क्षेत्र तभी निर्माण होता है जब नदियों द्वारा अपने साथ गाद को ला के छोड़ दिया जाता है, तभी डेल्टाई का निर्माण होता है, ठीक है। आगे जी, इसका रंग कैसा होता है भैया, तो हल्के धूसर राख है, राख वाला धूसर की तरह का, मतलब जैसे दिखता है, यानी राख की तरह दिखेगा, या हल्का धूसर यानी मटमैला कलर की तरह दिखेगा, ठीक है। और उसके बाद देखेंगे तो रंग, निक्षेपण की गहराई, जलोढ़ गठन और निम्न क्रिया, मतलब कलर जो है ना अलग अलग जगहों पर बदलती रहती है ना। वो डिपेंड करता है कि कितना उसमें दलदल की मात्रा थी, पानी कितना था उसमें मिला हुआ, किस तरह किस एरिया में था, तो उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। अब उसके बाद आगे देखेंगे तो जलोढ़ मिट्टी की उर्वरता अधिक होती है, इसलिए इसमें जलोढ़ मिट्टी के क्षेत्र में गहन कृषि होती है और जनसंख्या भी घनत्व पाया जाता है। मतलब जलोढ़ मिट्टी है जहाँ पर क्या है, जनसंख्या ज़्यादा पाया जाएगा। अब देखेंगे तो जलोढ़ मृदा जो है ना, बलुई दोमट मिट्टी से चिकनी होती है। जलोढ़ मृदा के गठन में बलुई दोमट से चिकनी होती है, ठीक है। जलोढ़ जो होता है ना, वो बलुई दोमट से क्या होता है, जलोढ़ मृदा वो थोड़ा सा चिकनी होती है। इस मिट्टी में पोटास, फास्फोरस, अम्ल और चूना के जैविक पदार्थ की मात्रा अधिक होती है, किंतु नाइट्रोजन तथा ह्यूमस तत्व की कमी पाई जाती है। और याद रखना, देखिए किसी भी मिट्टी में NPK, मैं पिछले क्लास में बता चुका हूँ, NPK जब ये पढ़ा रहा था आप लोग को 9th क्लास का, जिसमें 10th क्लास में ही 10th क्लास का मिट्टी वाला पढ़ा रहा था, तो ज्योग्राफी में आप लोग देख लीजिएगा, उसमें पढ़ा चुका हूँ। उसमें बताया था कि NPK 3 चीज़ें, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटासियम 3 चीज़ें जरूर चाहिए, है ना, किसी भी मिट्टी के लिए, ठीक है। तो इसमें क्या है ना, किसी भी मिट्टी में 1-2 तत्व की कमी होती है, जैसे इसमें फास्फोरस और पोटासियम दोनों चीज़ है जलोढ़ में, लेकिन नाइट्रोजन की कमी है, ठीक है। ये 8th क्लास में था, 8th क्लास में था, ठीक है। 8th क्लास वाला जो ज्योग्राफी पढ़ा रहा था उसमें था, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे तो पश्चिम साइड यानी इधर से पूरब की ओर बालू की मात्रा घटती जाती है, यानी इधर से उधर जाएंगे तो बालू की मात्रा घटती जाती है। मृदा, रेत, गाद और मृतिका में अनुपात बढ़ती जाती है। पूछेगा जलोढ़ मिट्टी में पूरब से पश्चिम की तरफ बढ़ेंगे, है ना, तो या पूछ दे कि किस तरफ से किस तरफ बढ़ने पर, है ना, जो बालू की मात्रा जो है घटती जाती है। तो पूरब से पश्चिम से पूरब की ओर बढ़ेंगे, पश्चिम से किधर बढ़ रहा है, पूरब की साइड में, ठीक है। अब यहाँ लिखा है कि बलुई दोमट मृदा की जल धारण करने की क्षमता सबसे कम होती है। बलुई वाला जो दोमट मृदा है ना, उसमें जल धारण, क्योंकि बालू में जल नहीं धारण करता, बालू में पानी डालिएगा ना तो सर से नीचे चल जाएगा, नीचे बढ़ जाएगा। और वही देखिएगा जो पाकी वाला मिट्टी रहता है, जैसे लीपा जाता है, तो वो उसमें जल धारण के लिए रहता है बढ़िया से, ठीक है ना, क्योंकि रेत के कण होने का भारी मात्रा में क्या होता है, पानी नीचे चला जाता है। ये चीज़ें जन्म में करते हैं आप लोग। यहाँ लिखा था सामान्यतः जो डोमट मिट्टी होती है वो 40% बालू के कण और 40% क्या होता है, चिकनी मिट्टी का होता है। वही चीज़ है ना, कि मतलब 50-50 बटा रहता है, इसमें बालू और चिकनी मिट्टी दोनों मिला रहता है, तो उसको क्या बोलेंगे, दोमट बोलेंगे, ठीक है। अब जलोढ़ मिट्टी में चावल, गेहूँ, कपास, जूट, सब्जी वगैरह सबका फसल उगाया जाता है ना। सूखे क्षेत्र में मृदा अधिक क्षारीय होती है, जो सूखा क्षेत्र होता है ना उसमें ये क्षारीय होता है, ठीक है। और जहाँ जो नदियों वाला क्षेत्र होता है ना, अधिक दोमटी और ना मृमम होती है, ठीक है। खाद गंगा के ऊपरी और मध्यवर्ती भागों में बांगर यानी पुरोंजोडी और नबी यानी खादर नाम से ये विस्तृत है। अब ये खादर और बांगर क्या होता है, देखो हर साल क्या होता है ना कि नदियों द्वारा क्या होती है, ये पांकी लगा लेके यहाँ जमा कर देंगे हर साल, तो इसको बोलेंगे खादर वाली मिट्टी, क्योंकि हर साल यहाँ पर नया नया लेयर मिट्टी का आते रहा है। और बांगर उसको बोलेंगे क्योंकि उसको बोलेंगे जैसे नदियाँ यहाँ आती थी, अब क्या नदियाँ रास्ता बदल दी, इधर से भाग गई, अब नदी क्या हो गया, इधर से भाग गया, ठीक है, दूसरी जगह चला गया। तो इस वाले जो जगह है ना, पहले उपजाऊ था, लेकिन उपजाऊ करने का मतलब क्या है, पहले जो है यहाँ पर नदियों की जो यहाँ पर गाद लोग के ला के जमा किया जाता, अब जो है नहीं जमा हो रहा है, तो इसको बोलेंगे यानी पुरानी हो गई, तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी। हालांकि दोनों उपजाऊ है, ये भी वो भी, लेकिन ज़्यादा उपजाऊ अगर बोला जाएगा तो नवी जलोढ़ मिट्टी हो जाएगी, ठीक है। अभी देखो यहाँ बांगर और खादर की बातें भी कर दिया यहाँ पर। अब इसमें विशेष क्या जानना है कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी में कंकड़ की जो मात्रा होती है ना, वो ज़्यादा देखने को मिलता है। इसमें कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा जो होती है ज़्यादा होती है। इसकी मृदा का रंग पीला रक्त भाव यानी भूरा, यानी पीले टाइप के, भूरे टाइप के थोड़ा सा हल्का सा दिखने के लिए मिल जाता है, ठीक है ना। ये कौन सी मिट्टी है, तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है, ठीक है। उसके बाद आगे आएंगे तो देखेंगे शुष्क क्षेत्रों में इस मिट्टी के लवणता और क्षारीयता का निक्षेप मिलने को मिलता है, जिसे रे कहा जाता है। देखिए यहाँ पर अब ये पुरानी जो जलोढ़ मिट्टी है ना, इसके शुष्क क्षेत्र में इस मिट्टी में लवणता और क्षारीयता यानी अम्लीय और क्षारीयता के गुण होता है, क्षारीयता के गुण के निक्षेप में मिलते हैं, इसे क्या बोलते हैं भैया, रे कहा जाता है। और यही क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ था, जो कि मैं आप लोगों को बता चुका हूँ एनालिसिस वाला में भी, ठीक है। अब आएंगे तो बांगर के निर्माण में चीका मिट्टी का प्रमुख योगदान रहता है। कहीं कहीं दोमट और रेतीली दोमट मिट्टी
भी मिलती। इस प्रकार की मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के लिए भारी मात्रा में उर्वरकों की आवश्यकता होती है। अब ये खादर को समझते हैं। खादर मतलब क्या? नई जलोढ़ मिट्टी। नई जलोढ़ मिट्टी को खादर बोलेंगे, सिंपल बात है। इसमें बारीक गाद की अधिकता के कारण मिट्टी की उर्वरता बढ़ जाती है। मतलब इसमें महीन उसमें क्या होता है, एकदम है ना, बारीक कण होते हैं, ये उसके साथ अवसाद जो मिले रहते हैं, कंकड़ बजरी वगैरह जो एकदम महीन होते हैं। बांगर मृदा की तुलना में ज़्यादा बारीक कण इसमें पाए जाते हैं। खादर और बांगर मृदाओं में कंकड़ भी पाए जाते हैं। दोनों में क्या होता है? कंकड़ पाया जाता है। बस अंतर क्या होता है कि बांगर में कंकड़ की मात्रा बड़े बड़े होते हैं और खादर में कंकड़ की मात्रा छोटे होते हैं। यहाँ देखेंगे तो ये भारत में मिट्टियों की फोटो वगैरह दिया है कि कौन सी मिट्टी कहाँ पाई जाती है। एक बार थोड़ा मिट्टी को देख लिया जाएगा तो अच्छे से समझ आ जाएगा। यहाँ देखिए, इस फोटो को समझिए, यह लिखा है 1 ओम प्रति मृदि। अब इसको 1 और प्रति मृदि को खोजिए। यहाँ पर किस तरह का फोटो है देख सकते हैं। यहाँ पर इस डिजाइन को बना हुआ। अब इस डिजाइन खोजिए। यहाँ पर दिख रहा है आप लोगों को, इस साइड पर ये 1 और प्रति मृदि यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है और इस साइड में दिख रहा है। इस देखो, इससे क्या होगा ना कि आप लोगों को मैप से समझ आएगा। देखिए, आप लोगों को अगर समझ आ रहा होगा तो ये लद्दाख वगैरह हो गया, उसके बाद हिमाचल प्रदेश वाला क्षेत्र हो गया, उत्तराखंड क्षेत्र हो गया, और यहाँ पर देखेंगे तो उत्तर प्रदेश और बिहार का जो तराई क्षेत्र है, जो नेपाल से हिमालय का जो तराई क्षेत्र है वहाँ पर, उसके बाद देखेंगे तो ये पश्चिम बंगाल का कुछ क्षेत्र हो गया, सिक्किम क्षेत्र हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आएंगे तो अरुणाचल प्रदेश का ऊपर वाला क्षेत्र है हो गया। तो इन सब में क्या है? पर्वतीय मिट्टी। अब बताइए, पर्वतीय मिट्टी बिहार में है कि नहीं है? एकदम है। यहाँ पर देख सकते हैं, आपको दिख ही रहा है कि नहीं है। अब आएंगे तो दूसरी प्रकार देखेंगे। यहाँ पर देखेंगे तो जलोढ़ मिट्टी दिया हुआ, इस तरह का डॉट 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 दिया। अब यहाँ देखिए डॉट डॉट जलोढ़ मिट्टी में देखिए, जलोढ़ मिट्टी क्या दिया भैया? तो डॉट डॉट, तिरछा डॉट डॉट दिया हुआ। इसको देख लेंगे, है ना, ये वाला डॉट डॉट, यानी किसी भी तरह का डॉट दिया है तो ये वाला। तो जलोढ़ मिट्टी देखेंगे तो आप यहाँ अगर ध्यान से देख रहे होंगे तो ये आ जाएगा, थोड़ी सी आ जाएगा ये पंजाब वाला क्षेत्र में, उसके बाद से आ जाएगा आपका ये हरियाणा वाला क्षेत्र में, और थोड़ा सा राजस्थान वाला क्षेत्र में चला जाएगा। उसके बाद गुजरात के भी कुछ क्षेत्र में आ जाएगा जलोढ़ मिट्टी। उसके बाद से यहाँ देखेंगे तो इस वाले क्षेत्र में ये खंबात की खाड़ी वाला ये क्षेत्र एरिया है, और ये कच्छ के रण वाला क्षेत्र वहाँ भी थोड़ा बहुत है। उसके बाद नीचे आएंगे तो इस वाले क्षेत्र में आ जाएगा, जो कि महाराष्ट्र के कुछ क्षेत्र पाया जाएगा। उसके बाद से बिहार, उत्तर प्रदेश, बिहार के बाद यहाँ झारखंड वगैरह हल्का फुल्का, और उसके बाद पश्चिम बंगाल वाले क्षेत्र में। यहाँ देखेंगे तो आसाम में, देखिए पूर्वोत्तर भारत में असम साइड में क्या है भैया? तो ये जलोढ़ मिट्टी की यहाँ पर मिल रही है, जलोढ़ मिट्टी के प्रकार देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ में यहाँ देखें तो इस साइड में यह पूर्वी घाटी मैदान में भी देखने के लिए मिल रहा है जलोढ़ मिट्टी, ठीक है। ये चीज़ें जो है ना मैप से बेहतर तरीके से समझ। अब काली मिट्टी को देखेंगे तो ईट की तरह बना हुआ है। ऐसे भी काली मिट्टी को लेटराइट बेटा में ईंटें बोला जाता है, इसीलिए ईट की तरह डिजाइन बना दी। देखिए कितना बढ़िया किया है। ईट वाला देखिए इस साइड में बीचों बीच में जो क्या है, काली मिट्टी की प्रधानता देखने को मिल रही है। हल्का से यहाँ देखने के लिए मिल रही है काली मिट्टी का, ठीक है। समझ रहे हैं आप लोगों को? ये काली मिट्टी यहाँ पर देखने को मिल रही है। उसको देखेंगे तो यहाँ काली मिट्टी हल्का देखने को मिल रही है, यहाँ काली मिट्टी देखने के लिए मिल रही है। अब ये इस साइड में काली मिट्टी देखने के लिए मिल रही है। यहाँ पर देखिए काली मिट्टी की प्रधानता इस साइड में भी है, गुजरात साइड में भी है, ठीक है। ये काली मिट्टी की प्रधानता। काली मिट्टी को देखेंगे तो लेटराइट सबसे जरूरी है। लेटराइट मिट्टी का, लेटराइट मिट्टी क्वेश्चन पूछा हुआ था पिछले बार। यहाँ देखिए ये है पश्चिमी घाट का क्षेत्र, है ना, जो कि आ जाएगा यहाँ पर महाराष्ट्र का हल्का सा जाएगा, गोवा आ जाएगा, कर्नाटक आ जाएगा, केरला आ जाएगा। देख रहे हैं यहाँ पर है ना कौन सी मिट्टी? तो ये मिट्टी है आपका जो लेटराइट मिट्टी है। यहाँ देखेंगे तो तमिलनाडु और केरल वाला हल्का सा क्षेत्र में आ जाएगा लेटराइट मिट्टी। अब यहाँ देखिए लेटराइट मिट्टी आगे आ जाइए, यहाँ पर देखिए आपको दिखेगा इस साइड में, यहाँ ऊपर में देखिए, यहाँ देखिए ये है उड़ीसा और पश्चिम बंगाल वाला क्षेत्र में लेटराइट मिट्टी दिख रहा है आपको, जो कि पूर्वी घाट में आ जाएगा। यहाँ देखिए मेघालय में पूरा के पूरा दिख रहा है लेटराइट मिट्टी, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? मेघालय के बाद हल्का सा इधर आ जाएगा, मणिपुर में हल्का सा मिल जाएगा, उसका मिजोरम में थोड़ा सा मिल जाएगा, लेकिन मेघालय में पूरा पूरा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? असम का हल्का सा भाग, मेघालय में पूरी तरह से लेटराइट मिट्टी ज़्यादा दिख रही है। यही ऑप्शन में पूछा था। अब देखिए मैप से क्या हो रहा है ना, चीज़ें थोड़ी सी समय लग रहा है, लेकिन देख रहे हैं कितना डिटेल में आपको समझ आ रहा है। उसके बाद देखिए, उसके बाद लिखा हुआ क्या, यहाँ पर लिखा शुष्क और मरुस्थलीय मिट्टी। तो इस तरह का डिजाइन दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है आपको, यहाँ पर यानी ये वाला क्षेत्र हो गया, राजस्थान वाला इलाका हो गया, शुष्क और मरुस्थलीय मिट्टी वाला दिख रहा है, और कहीं आपको दिखने के लिए नहीं मिल रहा है शुष्क वाला। उसके बाद देखेंगे तो ये हम लोग को देखिए 1 और प्रति मिट्टी वाला। उसके बाद से पिटमय तथा जीव मृदा। अब पिटमय तथा जीव मृदा देखेंगे तो ये वाला जो लाइनिंग वाला जो है ना, यहाँ देखिए यहाँ मिलेगा जीव मृदा वाला, यहाँ मिलेगा जीव मृदा वाला, यहाँ मिलेगा, कुछ क्षेत्रों में मिल रहा है। अब उसके बाद से लवण युक्त मृदा, लवण युक्त मृदा जो यहाँ पर है और यहाँ पर है, यहाँ पर है लवण युक्त मृदा। लवण युक्त मृदा अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको पाया जाएगा कि पश्चिम बंगाल का जो सुंदरवन डेल्टा है वहाँ पर लवण युक्त मिट्टी पाए जाएंगे। उसके बाद इस साइड में आएंगे तो आंध्र प्रदेश के नीचे वाले भाग में वहाँ देखने को मिल सकता है। उसके बाद देखेंगे तो तमिलनाडु वाला के भाग में भी देखने को मिल सकता है लवण युक्त मृदा। अब एक एक करके सबके बारे में समझते हैं। टॉपिक थोड़ी बड़ा होगी लेकिन मज़ेदार होगी, समझने वाली चीज़ें होगी, ठीक है।
अब यहाँ लिखा है काली मिट्टी के बारे में। जलोढ़ मिट्टी समझ गए। काली मिट्टी जो है बेसाल्ट चट्टानों से टूट बनी हुई है, मैं कई बार बता चुका हूँ, जिसे लावा मिट्टी भी कहा जाता है, ठीक है। क्योंकि जो बेसाल्ट जो चट्टानें होती है ना, वो दक्कन के पठार के साइड में मिलता है और ये मिट्टी को टूटने से काले चट्टानों में काले रंग का होता है और टूटेगा तो करिया मिट्टी बनेगा। इसको लावा मिट्टी भी इसलिए कहा जाता है, ठीक है। आगे यहाँ लिखा भी है दक्कन ट्रैप को काली मिट्टी से अंतर्गत आता है, ठीक है। यहाँ देखेंगे तो ये दक्कन ट्रैप के ऊपरी भागों का अवशेष में गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा वाले दक्षिणी भागों में, आंध्र प्रदेश के दक्षिणी भागों में, तमिलनाडु वाले क्षेत्रों में पाया जाता है और राजस्थान के बूंदी और टोकन जिलों में, ये छत्तीसगढ़ में ये पाया जाता है मिट्टी, ठीक है। आगे जी यहाँ पर अब यहाँ लोहा, चूना और कैल्शियम कार्बोनेट, पोटास, एल्युमिनियम और पोटेशियम कार्बोनेट की मात्रा, नाइट्रोजन, फास्फोरस और जैविक ह्यूमस की मात्रा में कमी होती है। देखिए क्या चीज़ की कमी है, नाइट्रोजन में है, फास्फोरस में और जैविक पदार्थों में कमी है, यानी कि नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी है, बाकी जो चीज़ें हैं वो इसके अंदर प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। आमतौर पर ये मृदा जो होती है गहरी और अपरागम्य यानी इम्पेरेबल होती है और ये मृदाएँ गीली होने पर ये फूल और चिपचिपी मतलब फूल जाती है और चिपचिपी हो जाती है। इसलिए क्या होता है ना कि और सूखने पर सिकुड़ जाता है। इसलिए क्या होता है ना, पहली बार बारिश होने पर इस पर खेती करना शुरू कर दिया जाता है, ठीक है ना। तो इसमें क्या है कि मृदाओं की चौड़ी दरारें पड़ जाती है और ऐसा प्रतीत होता है जैसे ये अपनी से स्वतः रूप से जुताई हो गई है। मतलब क्या है ना, सूखने पर ये मिट्टी जो होता है ना दरार पड़ने लगता है इस पर, ठीक है। और ऐसा लगता है कि अपने से जुताई इसका हो गया है। बहुत महीन कण मृतिका से बनी जिसकी नमी धारण करने की क्षमता बहुत अधिक होती है। इसमें नमी धारण करने की काली मिट्टी में क्वेश्चन पूछेगा, निम्न में से किन मिट्टी में सबसे ज़्यादा नमी धारण करने की क्षमता होती है, तो काली मिट्टी में, ठीक है। आगे आएंगे तो देखेंगे नमी धीमे और अशोषित नमी की काली मिट्टी में लंबी अवधि तक नमी बनी रहती है। वही चीज़ है, उसी चीज़ को फिर से दोबारा समझाया। इस मिट्टी में काले रंग टिटेनी फेरस मैग्नीटाइट एवं जीवाश्म ह्यूमस की उपस्थिति कारण होता है। तो पूछेगा काली मिट्टी में काले रंग किन कारण होता है, तो टिटेनी फेरस मैग्नेटाइट तथा जीवाश्म की उपस्थिति कारण होता है। सॉरी ना, टिटेनी फेरस याद रखिएगा, है ना। टिटेनी फेरस से याद रखिएगा कि टिटेनी फेरस जो होता है वो काली मिट्टी में अधिक देखने के लिए पाया जाता है, अधिक मिलता है आप लोगों को। देखेंगे तो ये काले रंग का मिट्टी का कारण क्या है, तो ये इसमें टिटेनी फेरस समझ आ गया। आगे चलेंगे और इसमें कपास की खेती खूब होती है, इसको रेगुलर मिट्टी भी आगे आएगा कहा जाता है कपास, और इसको कपासी मिट्टी भी कहा जाता है, ठीक। अब लाल पीली मिट्टी के बारे में जानेंगे। लाल पीली आप लोग के बारे में जानिए, ठीक है। लाल पीली मिट्टी में देखेंगे तो यहाँ देखेंगे तो इस मिट्टी में लोहा और सिलिका की मात्रा होती है खूब ज़्यादा, इसी कारण ये लाल रंग का दिखाई देता है। लोहा और सिलिका का मारण टिटेनी फेरस था काली मिट्टी में, और ये लोहा और सिलिका का मारण ये लाल रंग से दिखाई देती है। और जब ये जल धारण कर लेता है तो पीला रंग का हो जाता है, यानी लाले में जब पानी मिला देंगे तो पीला हो जाएगा। दक्कन के पठार वाले क्षेत्र में, दक्षिण क्षेत्र में पाया जाता है, ठीक है। कम वर्षा वाले क्षेत्र में ये पाया जाता है। रवेदार अग्नीय चट्टानों से में पाई जाती है, ठीक है। उसको देखेंगे पश्चिमी घाट के गिरिपाद वाला में, गिरिपाद मतलब होता है पर्वतों के नीचे का पैर, उसी को गिरिपाद बोलते हैं। लाल दोमट मिट्टी देखने के लिए मिलती है। उसके बाद देखेंगे तो ये पीली लाल मिट्टी जो है उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के कुछ भागों में देखने के लिए मिलती है। गंगा के मध्य गंगा के मैदानों और दक्षिणी भागों में देखने को मिल सकती है। दक्षिण मतलब नीचे और मध्य गंगा बीच में देखने को मिल सकती है। लाल मिट्टी यह अम्लीय प्रकृति की मृदा है, ये जरूरी है। ये लाल मिट्टी जो है ना किस प्रवृत्ति की भैया, तो अम्लीय प्रकृति। और इसमें क्या है, नाइट्रोजन फास्फोरस जो होती है, ह्यूमस की कमी होती है। इसमें नाइट्रोजन की कमी है, फास्फोरस की कमी है और ह्यूमस की कमी है, ठीक है। ये क्या होता है कि उपजाऊ उतना नहीं होता, बंजर भूमि होता है, ठीक है। आगे जी यहाँ देखेंगे तो यहाँ ऊपर में आ जाएंगे, यहाँ पर देखेंगे तो पथरीली और बंजर भूमि होती है, छिद्र युक्त होती है, ठीक है। अब इसमें देखेंगे तो इसमें बहुत सारा फसल उगाई जाती है, गेहूँ, चावल, तंबाकू, है ना, मोटे अनाज वगैरह सब मिलते हैं, ठीक है। भारत के तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश आदि भागों में ये मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। अब ये लेटराइट मिट्टी, लेटराइट मिट्टी देखेंगे तो लेटर शब्द से बना हुआ जिसका अर्थ होता है ईंटा, इसीलिए तो ईंटे डिजाइन बना हुआ था। लेटर शब्द यानी लेटराइट मिट्टी, लेटर शब्द बना हुआ जिसका अर्थ क्या होता है, ईंट होता है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे तो ना, उसके बाद आएंगे तो हम लोग देखेंगे यहाँ पर आर्द्रता और शुष्कता के क्रमित के रूप में उत्पन्न परिस्थितियों के कारण इसमें आयरन और सिलिका की बहुलता होती है। तो भैया लेटराइट मिट्टी में आयरन और सिलिका की बहुलता, आयरन और सिलिका की बहुलता, ये चीज़ें आप जान लीजिएगा। इसमें क्या भैया, आयरन और सिलिका की बहुलता है, ठीक है। और वही यहाँ पर लाल मिट्टी जो था इसमें क्या था भैया, याद रखिए लोहा और सिलिका, ठीक है। लोहा और सिलिका बात तो वही हुआ, आयरन और सिलिका तो एक ही चीज़ हुआ, है ना। तो इसमें भी आयरन और सिलिका, और आयरन वही तो लोहे को बोलते हैं, लोहा और सिलिका की प्रधानता लाल में भी, और आयरन और सिलिका, है ना। इसमें लेटराइट मिट्टी में भी आयरन और सिलिका पाया जाता है, ठीक है। और इसमें लोहे का ऑक्साइड और एल्युमिनियम युक्त भरपूर मृदा के शेष रह जाती है, भरपूर मृदाएं शेष में रह जाती है, ठीक है। अब इसमें मतलब लोहे की ऑक्साइड भी पाया जाता है और एल्युमिनियम यौगिक भी इसके अंदर देखने के लिए मिलता है। सबसे जरूरी है कि निच्छालन प्रक्रिया द्वारा इसका परिणाम है। निच्छालन प्रक्रिया क्या होता है, कई बार बताया, जब बारिश होता है ना, तो बारिश से क्या होता है, बारिश जब किसी क्षेत्र में होता है, जैसे मान चलिए कि क्षेत्र में मिट्टी है, अब यहाँ का है ना बारिश हुआ, तो बारिश होने से क्या होता है कि इस मिट्टी में मौजूद जितने भी कंकड़ है, ये कंकड़ धीरे धीरे हटने लगते हैं और नीचे की जो मिट्टी है वो दिखने लगती है, सर ना। इसी ऊपर क्या बोलते हैं, निच्छालन, यानी छान दिया, इसको छान के हटा दिया, इसी को निच्छालन बोलेंगे, ठीक है। अब देखेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है
कणों के आकार और लेटराइट मिट्टियाँ, कणों के आकार और लेटराइट मिट्टियाँ, ठीक है। तो भूजलीय लेटराइट और गहरी लाल लेटराइट और श्वेत लेटराइट, 3 तरह के लेटराइट मिट्टी देखने को मिलेगा। भूजलीय है ना, गहरी लाल लेटराइट जो होता है उसमें लोहे के ऑक्साइड और पोटास की बहुलता होती है। जो गहरी लाल लेटराइट है उसमें लोहा और पोटास की मात्रा अधिक है, उर्वरता लेकिन कम होती है। निचले भागों में कुछ इसकी खेती देखने के लिए मिलती है। तो जो गहरी लाल लेटराइट मिट्टी है उसमें क्या भैया, उसमें लोहा की और पोटास की मात्रा अधिक है, ठीक है। उसका देखेंगे तो जो सफ़ेद वाला है, सफ़ेद वाला में उर्वरता, इसमें भी उर्वरता कम होती है तथा है ना, इसको कोयलिन के कारण इसका रंग सफ़ेद हो जाता है। तो क्वेश्चन पूछेगा सफ़ेद लेटराइट मिट्टी किन कारणों से होती है, या लेटराइट मिट्टी का सफ़ेद हो जाना निम्न में से किन कारणों से होता है। तो कोयलिन के कारण होता है, ठीक है, कोयलिन के कारण होता है, ठीक है, सफ़ेद रंग होता है। भूमिगत जलीय लेटराइट मिट्टी के तुलना के रूप में अत्यंत उपजाऊ होती है ना, मतलब कि ये भूमिगत से देखा जाएगा तो उपजाऊ होती है, क्योंकि वर्ष भर में लौ ऑक्साइड के जल के साथ ये घुलकर नीचे चली जाती है, ठीक है। अब लेटराइट मिट्टी का जो मृदा का रंग जो होता है लोहे के ऑक्साइड के कारण होता है। लेटराइट मिट्टी का लाल रंग जो होता है, अगर कोई लेटराइट मिट्टी लाल रंग का हो गया वो लोहा का ऑक्साइड के कारण ऐसे होता है, ठीक है। और इसे समानतः ये लाल रंग का होगा, दिखेगा नहीं। तीनों समझ आ गया। तो यानी गहरी लाल रंग कब दिखेगा, जब लोहा का ऑक्साइड इसमें मिल जाएगा, तब लोहा का ऑक्साइड आपको दिख जाएगा, तब ये ना गहरी लाल रंग का दिखेगा। श्वेत रंग कब दिखेगा भैया, तो इसमें कोयलिन मिल जाएगा तब जाकर श्वेत रंग दिखेगा, ठीक है। आगे आते आगे समझते हैं। इसमें ह्यूमस की मात्रा कम पाई जाती है, किसमें भैया, लेटराइट मिट्टी में। तो मालूम में ह्यूमस की मात्रा कम हो पाई जाती है। यह प्राय कम उर्वरता वाली मिट्टी होती है, उर्वरता कम होती है ना। यहाँ पर इसमें क्या कौन कौन फसलें होती है, तो कपास, चावल, रागी, गन्ना, दाल, चाय, कहवा, काजू आदि फसलें उपजाई जाती है, ठीक है। और ये मृदा चाय और इलायची के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मानती है। याद रखिएगा, लेटराइट मिट्टी जो होता है, लेटराइट मिट्टी वाले क्षेत्रों में चाय और इलायची की खेती खूब होता है। ये हो गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ दे। यहाँ देखिएगा कि लेटराइट मिट्टी में निम्न में से कौन सी फसल सबसे मतलब सर्वाधिक मात्रा में उगाई जाती है, तो चाय और उपयुक्त, या लेटराइट मिट्टी निम्न में से किन फसलों के लिए उपयुक्त, सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है, तो किससे भैया, चाय और इलायची के लिए, ठीक है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल के में लेटराइट मृदा काजू की फसल के लिए सर्वोत्तम। अब ये देखिए, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, केरल में लाल लेटराइट मिट्टी जो होती है वो काजू की फसल के लिए, यानी लाल रंग की लेटराइट मिट्टी में काजू खाने के लिए आपको मिल जाएगा। काजू की फसल वाला उसी में, ठीक है। तो कौन सा क्षेत्र में, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल वाला में लाल रंग की लेटराइट मिट्टी पाई जाती है जो काजू की फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हो गई, ठीक है। आगे जी, मृदा संरक्षण की उचित तकनीक अपनाकर इस मिट्टी में कर्नाटक, केरल तथा तमिलनाडु में चाय और कॉफ़ी भी उगाई जाती है। मतलब क्या है, जो लाल रंग के जो काजू उगाने वाला जो मिट्टियाँ है ना, लाल लेटराइट मिट्टी, उसमें कुछ मतलब उसमें चेंजिंग करके है ना, उसमें है ना क्या किया जा सकता है, मतलब उसमें दवा वगैरह मिला के उसको केरल में और तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश वाला जो क्षेत्र था और कर्नाटक वाला जो क्षेत्र था उसमें चाय और कॉफ़ी भी उगाने के लिए कोशिश किया जाता है, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है कि ये कहाँ पाई जाती है, जहाँ देखिए मेघालय की पहाड़ियों के क्षेत्र में पाई जाती है। यही ऑप्शन पूछ दिया था, कहाँ भैया, तो सह्याद्री, पूर्वी घाट, राजमहल की पहाड़ियाँ, सतपुड़ा। अब राजमहल की पहाड़ियाँ कहाँ भैया, तो ये झारखंड में। सह्याद्री आपको मालूम है, पश्चिमी घाट को सह्याद्री कहा जाता है, इस घाट को पश्चिमी घाट के सबसे ऊँची चोटी सह्याद्री कहा जाता है। सह्याद्री, पूर्वी घाट, राजमहल की पहाड़ियाँ यानी कि झारखंड में। सतपुड़ा वाले क्षेत्र में विंध्याचल, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, असम और मेघालय की पहाड़ियों में पाई जाती है। और यही पूछा था टीयर 2 में, है ना, कि भैया जो इस यहाँ देखिए लेटराइट मिट्टी जो है निम्न में से किन क्षेत्र में पाई जाती है। ऑप्शन में दिया था मेघालय, और ये आप लोगों को मैप में भी दिख गया। इतना नामों नहीं याद होगा, लेकिन मैप को याद रहेगा कि नहीं याद होगा, फिर दोबारा मैप देख लीजिएगा। और घबराने की जरूरत नहीं है, एक बार लास्ट में आप लोगों के लिए मैं एक क्रैश कोर्स लेकर आऊँगा ज़बरदस्त, जिसमें धुआंधार उसको मेन टॉपिक को पढ़ा जाएगा, जो कि क्वेश्चन जो है ऑलमोस्ट जो उसमें से लड़ जाए। इतना मेन टॉपिक को बताऊँगा जिससे आपका 30+ क्वेश्चन सीधे उसी में से लड़ जाएगा, ठीक है। आगे जी, शुष्क मृदा जो होता है, शुष्क मतलब सूखी जो मिट्टी होती है उसको शुष्क मृदा करते हैं। इसमें नमक की मात्रा अधिक होती है। शुष्क मृदा में क्या होगा भैया, नमक की मात्रा अधिक होती है, ठीक है। और ये लाल तथा किसमिसी प्रकार की होती है, किसमिसी मतलब किसमिस के कलर का, ठीक है। अब इसमें क्या होता है भैया, ह्यूमस की मात्रा तो साफा नहीं होता, ह्यूमस और ये उपजाऊपन होता ही नहीं है, ठीक है। यहाँ कह रहा है कि नाइट्रोजन और अपर्याप्त फास्फोरेट की मात्रा में बहुत ही कम होती है, सब कुछ कम होता है, तभी तो शुष्क हो गया है। अब इसको उसी शुष्क मृदा को ना पूरी तरह से ये बेकार होता है, इसलिए इसमें सिंचाई किए जाने पर मृदा में पौधे की सतत विकास के लिए पर्याप्त नमी हमेशा उपलब्ध रहती है। अभी क्या होता है ना, इसको सिंचाई करके इसमें क्या किया जा सकता है, इसको इस मिट्टी को उपजाऊ बनाया जा सकता है, सिंचाई अगर लगातार इसको मिलते रहे तो, ठीक है। ये मिट्टी जो है ना कि अनवर है, क्योंकि इसमें ह्यूमस और जव, अनवर मतलब होता है कि है ना उपजाऊ नहीं है। मरुस्थलीय मिट्टी देखेंगे तो मरुस्थलीय क्षेत्र में पाई जाने वाली मिट्टी, ये रेतीली मिट्टी भी कहा जाता है।
है ना, जो राजस्थान वगैरह एरिया में आपको देखने के लिए मिल सकता है। यहाँ देखेंगे तो इसमें नाइट्रोजन, ह्यूमस और इस सब की मात्रा कम होती है ना। इसमें देखेंगे तो कैल्शियम की मात्रा बड़ी चली जाती है, कैल्शियम अधिक होता है। कैल्शियम मतलब कैल्शियम एक्चुअली में चूना वाला मिट्टी होता है ना, इसीलिए उसमें कैल्शियम की मात्रा अधिक हो जाती है। यहाँ लिखा अंतःसंयंत्र अवरुद्ध हो जाता है। अंतःसंयंत्र मतलब क्या होता है ना, मिट्टी को ना, जिस मृदा में जल जो होता है ना नीचे घिस कर चला जाता है, उसको अंतःसंयंत्र कहा जाता है। तो कह रहा कहा कि इस मृदा में जो होता है ना, नीचे की परतों में चूने की कंकड़ की सतह पाई जाती है, जिसके कारण मिट्टी जो अंतःसंयंत्र अवरुद्ध हो जाता है, यानी पानी जो होता है नीचे घिस के चला जाता है, उसको अंतःसंयंत्र बोला जाता है। ठीक है, रिस का पानी नीचे जाना अंतःसंयंत्र एक्चुअली में कहलाता है। ठीक है, राजस्थान, सोड़ात, कच्छ और हरियाणा वाले क्षेत्रों में ये मिट्टी पाई जाती है। अब ये वन मृदा है, जंगलों में पाई जाने वाली मिट्टी जो होती है। ये मिट्टी 3000 यानी 3 किलोमीटर से लेकर 3100 मीटर के बीच में हिमालयन क्षेत्र के शंकुधारी वृक्ष पाया जाता है। ये कुछ जमाव सह्याद्री पूर्वी घाट के क्षेत्र में भी देखने को मिलता है, मतलब पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट में भी इस तरह की मिट्टी देखने को मिलती है। ठीक है, ये मिट्टी में पोषक तत्व तो संपन्न होता है, परंतु इनमें पोटास और फास्फोरस और चूने पत्थर की कमी पाई जाती है। अम्लीय दशाओं में ये कह रहा है कि इसके अम्लीय दशाओं में पार्डजोल से लेकर कम अम्लीय निक्षेप वाले यानी भूरी मिट्टी के बीच परिवर्तन को देखने को मिलता है। इसमें चाय, कॉफ़ी और कवा, गेहूं, चावल आदि सब फसल उगाया जाता है। अब ये पर्वतीय मिट्टी यानी पर्वतीय मिट्टी पाया जाता है। पर्वतीय मिट्टी में लिखा है दोमट, पार्डजोल और एक उच्च स्थानीय। अब ये दोनों में क्या है, क्यों लिखा है भैया, तो इसको समझते हैं। पर्वतीय मृदा जलड और अत्यधिक विविधता में मिलती है। नदी, दुर्गना और निम्न ढलानों में जलोढ़ मृदा के रूप में पाई जाती है। ऊंचाई पर अपरिपक्व मृदा और पथरीली मृदा के रूप में पाई जाती है। मतलब कि जितना ऊंचाई पर जाएंगे वह मिट्टी जो होती है पूर्ण रूप से गठित नहीं है, क्योंकि अपरिपक्व इसलिए क्योंकि वो बर्फीली जगह है, इसलिए समझ ना। और वो कभी भी घसक के नीचे चला आएगा। घसक का मतलब दिमाग घसक के नहीं, मतलब मिट्टियाँ घसक के। ठीक है, आगे जाइए, यहाँ देखेंगे, इसमें देखेंगे तो इसमें जीवाश्म की अधिकता होती है। जो नीचे वाली मिट्टी होती है ना, एक्चुअली में उसमें जीवाश्म की मात्रा ज़्यादा देखने के लिए मिलता है ना। उसके बाद ह्यूमिक अम्ल का निर्माण होता है मिट्टी में। मिट्टी जो होता है थोड़ी सी अम्लीय हो जाता है। ठीक है, इसमें देखेंगे तो इस मिट्टी में पोटास और चूने पत्थर की कमी होती है। इस मिट्टी में उर्वरक की शक्ति भी कम होती है, हल्का सा कम होती है, लेकिन एक्चुअली में फसल वगैरह हो जाते हैं जो पर्वतीय मिट्टी है। अब ये तो लवणीय मिट्टी लिखा है। लवणीय मिट्टी को देखेंगे तो ऐसी मृदा ऊसर मृदा कहते हैं। क्या बोलते हैं भैया, ऊसर मृदा कहते हैं। याद रखिए, क्वेश्चन पूछता है कि लवणीय मृदा को क्या कहते हैं भैया, तो ऊसर मृदा कहते हैं। लवणीय मृदा को क्या कहते हैं, तो ऊसर मृदा कहते हैं। ठीक है, यहाँ देख सकते लिखा हुआ है, ऐसी मृदाओं को ऊसर मृदा कहा जाता है। ठीक है, यहीं से समझ आ गया, एक क्वेश्चन आप लोगों को मिल गया है ना। ये अनूवर होते हैं और इसमें किसी भी प्रकार के वनस्पति नहीं उगते। यानी ये लवणीय मृदा जो होते हैं ना, ऊसर होते हैं, और ऊसर रहते हैं तो उजड़ रहते हैं, हमेशा उजड़ा भी रहते हैं। इसमें कोई भी किसी भी प्रकार की क्या होती है फसल वगैरह देखने के लिए नहीं मिलती है। उसको देखेंगे तो आर्द्र और शुष्क देखेंगे तो आर्द्र और शुष्क जलाक्रांता के क्षेत्र में मिलती है। जलक्रांतता मतलब होता है ना, पानी जिस इस क्षेत्र में लग गया है ना, उसी को जलक्रांतता बोलेंगे। ठीक है, इसका अधिकतर पश्चिमी गुजरात और डेल्टाई क्षेत्र और ये क्या बोलते हैं वो सुंदरवन डेल्टा के क्षेत्र में देखने के लिए मिलता है। ठीक है, उसके बाद कच्छ के रण वगैरह दिया है, जहाँ पर नमक के रण देखने के लिए मिलते हैं। यहाँ लिखा हुआ है हरित क्रांति, अधिक सिंचाई वाले क्षेत्र, गहन कृषि विशेष रूप से हरित क्रांति वाले क्षेत्र उपजाई जलोढ़ मृदाएं लवणीय होती जा रही है। यानी कि अधिक सिंचाई से क्या हो रहा है, लवणती होते जा रहा है। और ये खासकर पंजाब वाले क्षेत्र में हो रहा है। वही कह रहा है कि हरित क्रांति वाला क्षेत्र है। नाम नहीं लिखा है, चौकड़ाई की तरह दे दिया हरित क्रांति वाला क्षेत्र। हरित क्रांति वाला क्षेत्र मतलब पंजाब हरियाणा वाला क्षेत्र है। ठीक है, और मैं आप लोग को पढ़ा चुका हूँ भूमि निम्नीकरण का मुख्य मतलब ये कारणों में से अगर देखा जाए सिंचाई की वजह से अगर भूमि निम्नीकृत हो रही है, यानी भूमि बर्बाद हो रही है, तो वो पंजाब साइड में हो रहा है। वन उन्मूलन कहाँ था, उड़ीसा में था। आप सभी को उसमें बहुत डिटेल समझाऊँ, एक बार उस वीडियो को भी देखते रहिएगा ताकि चीज़ें आपको है ना समझ आते रहे। इस साइड में ये इधर देखते हैं, यहाँ चीज़ें देखेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है कि भारत में सर्वाधिक लवणीय प्रवाह जो गुजरात में मिलती है। यहाँ लिखा है भारत में सर्वाधिक लवणीय मृदा वाले राज्यों में अवरोही क्रम से अगर देखा जाए तो उसमें देखा जाएगा तो गुजरात, हरियाणा और उत्तर प्रदेश है। यानी कि क्वेश्चन पूछ दे कि लवणीय मृदा जो है निम्न में से किन क्षेत्रों में पाया जाता है अवरोही क्रम में, है ना। अवरोही मतलब क्या होता है, अवरोही मतलब होता है घटते क्रम में, आरोही मतलब होता है बढ़ते क्रम में। यानी घटते क्रम मतलब होता है सबसे ज़्यादा इसमें, और उसके बाद इसमें, उसके बाद इसमें, इसके सबसे ज़्यादा कहाँ में पाया जाता है अलवणीय मृदा, गुजरात में, उसके बाद हरियाणा, उसके बाद उत्तर प्रदेश। गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश वाले क्षेत्रों में जो है क्या पाया जाता है भैया, अलवणीय मृदा पाया जाता है। और ये क्वेश्चन आने की संभावना है, याद रखिएगा। ठीक है, नीचे आइए। अब यहाँ देखेंगे तो देखिए, अब यहाँ लिखा हुआ है, देखिए लवणीय मृदा, लवणीय और क्षारीय मृदा में रे, कलर, रकार, उरस, काल और चापेना, और यही सब आया था ना क्वेश्चन में एग्जाम में, जिसको हम लोग देख रहे थे लोग। ठीक है, अब इसमें समझते हैं कि किन किन क्षेत्रों में किस प्रकार का दिया है। ठीक है, अब यहाँ लिखा हुआ है कि इन मृदाओं में जैव पदार्थ की मात्रा 40 से 50% तक होती है। ये मृदाएं सामान्यतः गाढ़े काले रंग की होती है, और ये मृदाएं कई स्थानों पर क्षारीय भी देखने के लिए मिलती है। इसमें कुछ खास नहीं है, आगे जी जहाँ मिलेगा उसको मैं चीज़ों को स्पष्ट रूप से बताऊँगा। अगर आपको नहीं विश्वास होगा तो क्या कीजिएगा, इसका PDF में आप लोगों को टेलीग्राम, जो टेलीग्राम है ना, आलम सर
है ना, और 555 इसमें आप लोग अपलोड कर दूंगा। आप वहाँ से इसको डाउनलोड कीजिएगा और अपना खुद इसको पढ़ लीजिएगा। लगेगा कोई चीज़ें छूट गया है तो उसको आप अपना रिवाइज करके देख लीजिएगा। हालांकि मैं चीज़ें कोशिश करता हूँ कि कुछ भी ना छूटे, है कि नहीं है। आगे जाइए, यहाँ समझते हैं। इसमें देखेंगे तो लिखा हुआ अम्लीय मृदा अधिक वर्षा वाले स्थानों में होती है। तो अम्लीय मृदा जो होती है ना, अधिक वर्षा वाले स्थानों में भी होती है, ठीक है। अम्लीय और क्षारीय मृदा की कहानी बता रहा है, ठीक है। इस मृदा में कच्चे जीवाश्मिक अधिकता होती है। इसमें सड़ने उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड और पानी के साथ मिलकर कार्बनिक अम्ल बनती है, ठीक है। तो ये जो है ना, इसमें सड़ने से उत्पन्न जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसके साथ मिलकर कार्बनिक अम्ल इसके अंदर बनाता है, ठीक है। अब लिखा है कि हाइड्रोजन में एच आयन की सांद्रता बढ़ जाती है। जब मृदा में हाइड्रोजन यानी कि एच आयन की सांद्रता बढ़ जाती है तो मृदा क्या करती है, अम्लीय कहलाती है। याद रखिएगा, कब कहा जाएगा मिट्टी जो अम्लीय हो चुकी है, जब उसमें हाइड्रोजन आयन की जो सांद्रता है जो है वो बढ़ जाएगी तो उसको बोला जाएगा मिट्टी जो है क्या है, अम्लीय हो चुकी है, ठीक है। समझ आया ना। आगे चलते हैं, आगे समझ लें कुछ। अम्लीय मृदा जो होता है उसका कितना हो जाएगा, 7 से अगर कम हो, 7.2 से कम हो तो अम्लीय। एक्चुअली में 7 से कम होगा तो अम्लीय बोलेंगे, या 6 से भी कम होगा तो ज़्यादा अम्लीय बोला जाएगा, ठीक है। अब चाय के बागानों के लिए गहरी अम्लीय और अच्छे जल की निकासी वाली मृदा की आवश्यकता होती है। ये अम्लीय जो मिट्टी होती है ना, वो चाय के लिए ठीक ठाक होती है, चाय के लिए काम में आ जाता है, ठीक है। क्षारीय मृदा की उत्पत्ति कम वर्षा वाले स्थानों में होती है। देखिए, क्षारीय मिट्टी कम वर्षा वाले और ये अम्लीय मिट्टी अधिक वर्षा वाले। देखिए ध्यान से, अम्लीय मृदा होता है, फिर दोबारा देख लीजिए, अम्लीय मृदा उत्पत्ति अधिक वर्षा वाले स्थानों में, दिख गया है ना ये चीज़ें। अब यहाँ देखिए, ये लिखा है क्षारीय मृदा की उत्पत्ति कम वर्षा वाले स्थान में होती है। ये पॉइंट जो है ना इंपॉर्टेंट बन गया। क्वेश्चन पूछेगा क्षारीय मृदा निम्न में से किन वर्षा वाले क्षेत्रों में पाया जाता है, या अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाएगी, तो अम्लीय, और कम वर्षा वाले क्षेत्रों में क्षारीय प्रकार की मिट्टी पाई जाएगी, है कि नहीं है। आगे जी, उसके बाद अब देखिए, इसके बाद जब ये एमसीक्यू क्वेश्चन सेशन चलाएगा ना तब आपको मजा आएगा। इस तरह का क्वेश्चन जब मिलेगा ना, आप धड़ाधड़ उसमें लगाइएगा एमसीक्यू क्वेश्चन, ठीक है। उसको देखिए, जब मृदा में OH आयन की सांद्रता बढ़ जाती है तब मृदा क्या बोलते हैं, क्षारीय बोलते हैं। यानी OH बढ़ गया, ठीक है, तो क्षारीय बोलेंगे। एच आयन बढ़ गया तो क्या बोलेंगे भैया, अम्लीय बोलेंगे। दोनों में समझ आएगा। इसमें pH मान क्या होगा, 7 से अधिक और 7 से कम रहता है तो अम्लीय। चीज़ें आपको समझ आ रही है। और क्षारीय मृदाएं राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, पंजाब और महाराष्ट्र के राज्यों में शुष्क क्षेत्रों में पाई जाती है क्षारीय मृदा। इन अनुपजाऊ क्षेत्रों में इस रे, कल्लर, ऊसर, रकार, धूर, कर्ल, चापेन आदि नामों से जाना जाता है। समझ आया। ये क्षारीय मृदा के ही अलग अलग नाम है, रे, कल्लर, ऊसर, ठीक है। रे, कल्लर, ऊसर, रकार, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछ देगा, रे, कल्लर, ऊसर या ना निम्न से किस मिट्टी का उपनाम है रे, कल्लर, ऊसर, ठीक है। तो किसका भैया, क्षारीय मृदा का, है ना। बिहार, क्योंकि बिहार से रिलेटेड है तो आ सकता है क्वेश्चन एकदम आएगा, है ना। पूछेगा क्षारीय मृदा का अन्य नाम, यानी क्षारीय मृदा जो बिहार में पाए जाने वाली जो क्षारीय मृदा है उसे क्या कहा जाता है, तो रे, कल्लर, ऊसर या रकाब, इसी में से कोई को दे देगा, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ भारत में सर्वाधिक मात्रा में भारत में सर्वाधिक के क्षारीय मृदा पाए जाने वाले राज्य घटता क्रम, मतलब सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में, गुजरात, हरियाणा, पंजाब। क्षारीय मृदा सबसे ज़्यादा भैया उत्तर प्रदेश, गुजरात, हरियाणा क्षेत्र पाया जाता है। क्षारीय मिट्टी सबसे ज़्यादा भैया गुजरात, हरियाणा। और यहाँ जो था, ये चीज़ें जो आप लोग यहाँ देख रहे थे, है ना, यहाँ पर जो था लवणीय मृदा में था, है ना। लवणीय मृदा में गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, क्या था भैया, लवणीय में गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। गुजरात सबसे ज़्यादा लवणीय, है ना, गुजरात था सबसे ज़्यादा लवणीय, और सबसे कम लवणीय था क्या भैया, सबसे कम लवणीय था उत्तर प्रदेश। और यहाँ देखिए, क्षारीय में जब सबसे कम लवणीय था इसका मतलब क्षारीय अधिक था। जब उत्तर प्रदेश कम था लवणीय, ठीक है, तो इसका मतलब क्या था, क्षारीय अधिक था। उसको गुजरात, हरियाणा, पंजाब वाले क्षेत्र में क्या है, इन क्षेत्रों में क्षारीयता की मात्रा ज़्यादा होती है। मिट्टी की समस्या क्या भैया, मृदा अप्रदन, मिट्टी अप्रदन मतलब मिट्टी का टूट जाना, घिसक जाना, खत्म हो जाना, है ना। अम्लीय क्षारता का बढ़ जाना, मरुस्थलीय का हो जाना, जल जमा हो जाना, बंजर हो जाना, मानव क्रियाओं द्वारा होना, ये सब चीज़ें डिपेंड करती है। मृदा अप्रदन क्या होता है, मिट्टी का टूट जाना क्या कहलाता है, मृदा अप्रदन कहलाता है, ठीक है। उसके बाद आगे आएंगे तो आगे समझेंगे, है ना। उसके बाद लिखा है मृदा अपरदन कहा जाता है, मिट्टी के ऊपरी सतह को कटावटा को मृदा अपरदन कहा जाता है। ये चीज़ें बताई दी। अब यहाँ दिया है, धरातल में सूक्ष्म कणों को हटने की दर वही होती है जो मिट्टी की ऊपरी परत के कणों को जुड़ने की होती है। मतलब कि, है ना, जो धरातल से मिट्टी हट रहा है, चट्टानों के जो घिस की मिट्टी यहाँ पर चढ़ रहा है, मतलब दोनों का औसतम देखा जाएगा तो बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब ये गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है ना, इसी कारण गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पहाड़ी ढलान में मिट्टी नीचे की ओर खिसक जाती है। मतलब गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, धरती को अपने तरफ किसी भी चीज़ को खींचना गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है, ठीक है ना। अब यहाँ आएंगे तो भौतिक कारण और सामाजिक कारण। भौतिक कारण अपने आप से हो गया, सामाजिक कारण मतलब है क्या, इंसानों द्वारा जंगल कटाई कर देगा, अति सिंचाई कर देंगे, भूमि में उपयोग बनने खेतों के लिए खाली कर देंगे, है ना, जंगलों को काट देंगे, इससे क्या होगा, मिट्टी बर्बाद होने लगेगा, ठीक है। यही सब कारणों से मिट्टी जो है बर्बाद हो रहा है धीरे धीरे।
यहाँ जी वन उन्मूलन में बताया था कि जंगलों को काट देना वन उन्मूलन कहलाता है। ये खासकर उड़ीसा वाले क्षेत्रों में ज़्यादातर देखने के लिए मिलता है, ठीक है ना। उसके बाद देखेंगे तो संपूर्ण भारत में वनों का विनाश हुआ, लेकिन मृदा अपरदन इस प्रकार के देश में ना पहाड़ी भागों में अधिक देखने को मिलता है। मृदा अपरदन जो होता है ना पहाड़ी भागों में इसलिए अधिक देखने को मिलता है, कारण क्या होता है कि वहाँ पर भूस्खलन ज़्यादा देखने को मिलता है, मतलब मिट्टी खसक के जल्दी से नीचे आता है, ठीक है ना। उसके बाद देखेंगे तो आगे आएंगे तो फसल चक्र दिया है जो मिट्टी को बचाने के उपाय बता रहा है कि मिट्टी को बचाने के लिए क्या किया जा सकता है। फसल चक्र किया जा सकता है। फसल चक्र मतलब होता है ना कि फसल चक्र मतलब होता है कि फसलों को बदल बदल के खेती करना फसल चक्र कहलाता है, जिससे क्या होता है मिट्टी के अंदर विभिन्न प्रकार की उर्वरता बनी रहेगी, ठीक है। आगे जी यहाँ लिखा है कि ये देखिए ये वाला भी, अब खड्डे और अवनलिकाओं का चारों ओर क्षेत्र है, यानी खड्डा बन जाता है और अवनलिका बन जाता है, इसके चारों प्रमुख क्षेत्र है। यमुना चंबल खड्डा क्षेत्र, गुजरात का खड्डा क्षेत्र, पंजाब का शिवालिक खड्डा क्षेत्र, छोटा नागपुर खड्डा क्षेत्र। अब इसके बारे में सोचते हैं। अब देखिए खड्डा अपरदन के उदाहरण क्या भैया, तो महानदी घाटी द्वारा ऊपरी सोन नदी नर्मदा और ताप्ती शिवालिक के और पश्चिमी वाले क्षेत्र में खड्डा बनता है, उसको बोल रहा है। खड्डा मतलब होता है गड्ढा बन गया, और ये कोटा वाले क्षेत्र में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, खड्डे वाला क्षेत्र देखने के लिए, ठीक है। अब ये समुच्च जुताई मतलब क्या होता है, सीढ़ीनुमा खेती। समझ रखिए ये पहाड़ी क्षेत्र में होता है, कई बार मैं बताया हूँ, इसको बोलते हैं समझ रखिए। और इस पहाड़ को ऐसे काट के सीढ़ीनुमा बना देते हैं ताकि जो होता है ना फसल आसानी से उगाया जा सके और मिट्टी का अपरदन जो है रुका जा सके, ठीक है। अब देखेंगे तो यहाँ लिखा है कि मृदा अपरदन के कारण कि जो है पवन है, जल है और समुद्री लहर है, इन सभी से हवा तेज चलेगा तो मिट्टी उखाड़ के लेके चल जाएगा, ठीक है। इन सभी से होता है, पवन से होता है, जल के भी कारण होता है। यहाँ देखेंगे तो लिखा हुआ है राजस्थान, हरियाणा, पंजाब वाले क्षेत्र में, गुजरात और शुष्क क्षेत्र में देश के 17.7 मिलियन हेक्टेयर वन पवन अपरदन के कारण बंजर हो रहा है, यानी कि 17.7 मिलियन हेक्टेयर जो है पवन अपरदन वाले क्षेत्रों से क्या हो रहा है, हमेशा जो है बर्बाद होते जा रहा है। जल द्वारा होता है, जल द्वारा होता है। अब ये जल द्वारा विभिन्न चरण दिया, प्रथम चरण में, द्वितीय चरण, तृतीय चरण, चौथे चरण में। प्रथम चरण में क्या होता है, बूंद अपरदन होता है, दूसरे में परत अपरदन होता है, तीसरे में रील अपरदन होता है, चौथा में अवनलिका मतलब पूरी दरार की तरह आपको दिखने लगेगा मिट्टी, ठीक है। मतलब क्या होगा, मिट्टी होता है ये बारिश के कारण पूरी दरार की तरह बन जाएगा, ये काटते 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 पूरे दरार बना देगा, ठीक है। वो अवनलिका उसको बोलेंगे, ठीक है। नाली की तरह, अवनलिका मतलब नाली की तरह बन जाएगा, सिंपल समझिए। और प्रथम चरण में क्या हो रहा है, बूंद बूंद, जैसे मान लीजिए पानी वहाँ गिर रहा, बारिश ज़्यादा हो रहा है, क्या होगा, पहले बूंद 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 मिट्टी धंसते जाएगा, उसके बाद से परत, बूंद बूंद होने के बाद ये परत घसक जाएगा, उसको रील मतलब ये और ज़्यादा एरिया में रील मतलब पूरी तरह से रील की तरफ पूरा गड्ढा की टाइप हो जाएगा। और अवनलिका मतलब अब नाली की तरह बन जाएगा, एकदम बहते बहते चलेगा। देखते होंगे आपके घर के पास में जहाँ बारिश ज़्यादा होते हो देख रहे होंगे, ठीक है। वहीं बूंद बूंद अपरदन होता है। और ये परत वाला अपरदन मतलब परत ऊपरी है ना, ऊपर जो अपक्षय होता है वो दहा के चल जाएगा, ठीक है, उसको बोलेंगे, है ना। इसको ऐसे स्थिति में जब क्षेत्र के ऊपरी परत जो होता है जल जमाव के साथ बह जाती है, उसको चादर अपरदन भी कहती है। क्वेश्चन कभी पूछता है चादर अपरदन मतलब चादर क्या होता है, पतला होता है ना, बेड के ऊपर चादर लगाया जाता है, बेड मतलब भैंस की तरह मोट होगा, चादर ऊपर पत्थर, तो ऊपर ऐसे उड़ गया तो चादर अपरदन कहा जाएगा। अब रील अपरदन देखिए, रील अपरदन देखेंगे तो मूसलाधार बारिश के कारण मिट्टी कमजोर परत पड़ जाती है और वर्षा के बूंदे अपेक्षाकृत कठोर परतों के पतली पतली नालियाँ बनाती है, बोले गड्ढा की तरह बना देगा, नाली नहीं बना देगा, रील अपरदन करेंगे। यानी कि अंदर मिट्टी को तोड़ ताड़ के अंदर बना दिया तो उसको रील अपरदन बोलेंगे, ठीक है। अब यहाँ देखिए दिखा अवनलिका, जब मृदा काटते वाली गहरी वाहिकाएं बनाता है और अवनलिका कहलाता है, यानी कि मृतिका को काट उठ एकदम गहरा बना देगा गड्ढा की तरह, अवनलिका बोलेंगे, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे चंबल बेसिन में ऐसी भूमि को खड्डा भूमि हो जाता है, वही बोले ना चंबल में, कोटा वाला क्षेत्र में, चंबल क्षेत्र में इसको खड्ड भूमि कहा जाता है। 36.7 लाख हेक्टेयर में ये फैला हुआ है, ठीक है ना। क्षुद्र क्षारिता अपरदन को उपरांत होता है, मिट्टी में क्षुद्र क्षति मिट्टी देखने के लिए मिलता है, ठीक है। अब यहाँ लिखा हुआ जिस प्रदेश में अवनलिका अथवा बिहड़ अधिक संख्या में होता है उसको उत्खात भूमि कहते हैं। ये क्वेश्चन पूछ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कहेगा कि जहाँ अवनलिका ज़्यादा देखने के लिए मिलता है, जैसे चंबल वाला जो क्षेत्र रहता है खड्ड क्षेत्र, खड्ड भूमि, उसको उत्खात भूमि भी कहा जा सकता है, ठीक है। उसका देखेंगे भारत में मृदा अपरदन में मानचित्र में स्पष्ट होता है कि चंबल घाटी मध्य प्रदेश में मुरैना, भिड़ी, ग्वालियर और खो खड्डे उत्खात भूमि का निर्माण का और अवनलिका अपरदन कारण होता है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश में विशिष्ट क्षेत्र में पाया जाता है, ठीक है। आगे जी आगे समझते हैं। यहाँ लिखा हुआ है देश की लगभग 8000 हेक्टेयर भूमि जो है प्रतिवर्ष बिहड़ में परिवर्तन होते रहते हैं, ठीक है। यहाँ देखा है सीढ़ीनुमा खेती तो बता ही चुके, सीढ़ीनुमा खेती जो होता है वो पहाड़ी क्षेत्र में ज़्यादा देखने के लिए मिलता है, ठीक है। आगे जी लगभग कंप्लीट होने के आकार पा चुके हैं। चैप्टर काफ़ी बड़ा है और अच्छा भी है, इंपॉर्टेंट भी है, मज़ेदार चीज़ें भी दी गई है, ठीक है। यहाँ देखेंगे मृदा अपरदन के कारण क्या है भैया, तो तीव्र बारिश हो जाएगा, भूमि का कटाव हो जाएगा, वनों का कटाव हो जाएगा, झूम कृषि, तीव्र वायु होता है, मिट्टी की हल्कापन, मिट्टी का हल्कापन होता है, अतिचारण होता है, ये सभी क्या होता है मिट्टी अपरदन का कारण है, मिट्टी अपरदन का कारण, ठीक है। अब यहाँ लिखा अल्पवान और निछालन मिट्टी के पोषक तत्वों को नष्ट हो जाते हैं, यानी अल्पावन और निछालन से मिट्टी के पोषक तत्व क्या होता है भैया, नष्ट हो जाता है। निछालन आपको बता ही दिया, आप लावन बताइए, तो मतलब ऊपर मिट्टी कट जाएगा, ठीक है। निछालन आपको पता ही है, ठीक है। आगे जी
यहाँ देखेंगे तो मिट्टी अपरदन से प्रभावित करने वाले क्षेत्र, मतलब मिट्टी अपरदन से प्रभावित होने वाला जो क्षेत्र है, मतलब कौन कौन जो मिट्टी अपरदन के कारण वो क्षेत्र जो है प्रभावित हो चुके हैं। चंबल वाला क्षेत्र है, पश्चिमी हिमालय वाला क्षेत्र है, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट है, छोटा नागपुर है, ताप्ती वाला क्षेत्र है। उसके बाद महाराष्ट्र की काली मिट्टी वाला क्षेत्र, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और पंजाब वाला क्षेत्र भारत के मृदा अपरदन के क्षेत्र में सर्वाधिक के प्रभावित क्षेत्र जो है। और यहाँ जो बनता है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, भारत में मृदा अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित वाला क्षेत्र जो है कौन सा भैया? राजस्थान है। इसीलिए तो प्रभावित ज़्यादा रहता है कि नहीं है। उसका पता मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात आदि भी है। मृदा अपरदन को रोकने का उपाय क्या है? तो भैया रोकने का बहुत सारे उपाय है। वृक्षारोपण कीजिए, पहाड़ी ढलानों पर खेती कीजिए, उसको अतिचारण से को बचाव कीजिए, फसल चक्रण करती समुच्चय की कृषि कीजिए, है कि नहीं है। स्थानांतरित कृषि पर रोक लगा दीजिए। स्थानांतरित कृषि मतलब होता है खेती बदले बदले खेती करना, है ना। स्थानांतरित कृषि पर लगा दीजिए। उबड़ खाबड़ भूमि को समतल कर दीजिए, है ना, उसको समतल कर दीजिए। पट्टिका कृषि कीजिए। पट्टी का मतलब होता है ना, पट्टी लगा खेती कीजिए ताकि फसल बर्बाद नहीं हो, है ना। उसके बाद से कृषि भूमि की परती एवं खुला समय के लिए छोड़ दीजिए, मतलब थोड़ी देर परती जमीन छोड़ दीजिए ताकि उपजाऊपन उसका बन सके, है ना। स्लैश एग्रीफेशन सेंटर, भूमि बंजर भूमि को सुधार रही थी, कौन सा सेंटर बनाया? तो ये सेंटर का नाम लिखा है, पूछेगा। स्लैश से एप्लीकेशन सेंटर कहाँ भैया? अहमदाबाद में। नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी हैदराबाद में, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी कहाँ भैया? हैदराबाद में। सेंटर ऑफ द एसटीडीज इन द रिसोर्स इंजीनियरिंग मुंबई में, है ना। उसके बाद स्टेट्स ऑफ द काउंसिलिंग ऑफ द साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च में कहाँ जगह? दिल्ली में जगह। जल जमाव से भी मिट्टी क्या होता है? धीरे धीरे, है ना। जल जमाव से एक्चुअली में भूमिगत जल की तो वृद्धि होती है, लेकिन जल जमाव ज़्यादा हो जाने से क्या होता है ना, मिट्टी के अंदर क्या होता है कि उसमें उपजाऊपन धीरे धीरे खत्म होने लगती है, क्योंकि वो मिट्टी धीरे धीरे खराब होने लगती है। ठीक है। आगे यदि यहाँ कर रहा है कि जल जमाव के मुख्य कारण क्या होता है, जल जमाव हो क्यों रहा है? तो नहरों से जो पानी जो होता है रीस के कारण होता है। खेती में अत्यधिक जल डाल दिए तब हो जाएगा। अनुचित मन प्रबंधन, मतलब कि उचित ढंग से प्रबंधन नहीं किया, जरूरत से ज़्यादा डाल दिए। जल निकास की कमी है, जल निकलने की कमी है। अनेक कारण है जिसके कारण क्या होता है कि ये बर्बाद हो रहा है धीरे धीरे। ठीक है। उसके बाद नीचे आएंगे तो देखेंगे यहाँ पर, यहाँ लिखा हुआ अस्तरण, अपवाह तंत्र की उपयुक्त अवस्था और रिसाव के कम करने के लिए नहरों को अस्तरण द्वारा यानी कि लाइनिंग द्वारा जल जमाव को प्रभावित करने वाले क्षेत्र कृषि कार्य को पुनः उपयुक्त किया जाता है ना। बाद आएंगे नीचे तो देखेंगे, नीचे आएंगे तो देखेंगे इसको, ये लास्ट पेज आप लोगों को हो जाएगा। ठीक है। मृदा में अम्लवता और क्षारीयता का गुण देखेंगे। मृदा में अम्लवता और क्षारीयता का गुण आप ऊपर में देख ही चुके हैं। ठीक है। यहाँ लिखा ऐसी स्थिति में कोशिका क्रिया द्वारा मिट्टी में विद्यमान सोडियम, कैल्शियम और पोटेशियम के लवणीय और क्षारीय गुणों को ऊपर की ओर आकर्षित होता है। ठीक है। अब देखेंगे यहाँ मिट्टी के ऊपर एक सफ़ेद परत पड़ जाती है ना, ये मिट्टी के ऊसर में बदल जाती है। मिट्टी के क्या होती है? ऊसर में बदल जाती है ना। उसके बाद देखेंगे मिट्टी 80 लाख के क्षेत्र में समस्या ग्रसित है, मतलब मिट्टी के ऊपर ऊपरी उजर टाइप का नहीं परत पड़ जाता है, उसी बोल रहा है। मृदा में अवकर्षण, अब अवकर्षण क्या होता है भैया? तो मृदा में अवकर्षण मिट्टी की उर्वरता में ह्रास को प्रभावित करता है। ठीक है। जिस मृदा के पोषक स्तर गिर जाती है और अपरदन और दुरुपयोग के कारण मिट्टी की में क्या होता है, मिट्टी की गहराई कम हो जाती है। ठीक है ना। मिट्टी का बर्बाद होता है, मृदा आकर्षण हो जाएगा। भारत में संसाधनों का क्षय मुख्य कारण मृदा आकर्षण और जिसके कारण भू आकृति, पवनों की गति और वर्षा की अत्यधिक मात्रा में एक दूसरे स्थान का भिन्न होना। ठीक है। आदि सॉरी। अब आइए यहाँ लिखा मरुस्थलीकरण। मरुस्थलीकरण होता है मतलब कि मरुस्थली का शब्द होता है कि मृत भूखंड, मतलब मरा हुआ जमीन। ठीक है। उसको मरुस्थली बोलेंगे। ठीक है। अब मरुस्थलीकरण क्या होता है ना कि वहाँ के मौसम और जलवायु के कारण उस क्षेत्र क्या होता है ना, वहाँ मिट्टी जो शुष्क हो जाती है, शुष्क होकर पूरी रेतीली मिट्टी हो जाती है, इसलिए उसको बोलेंगे मरुस्थलीकरण बोलेंगे। भारत में अगर देखा जाए तो 12 से 13% जो होता है शुष्क क्षेत्र है और 29% जो है शुष्क क्षेत्र, आर्द्र शुष्क क्षेत्र है। मतलब 29% आर्द्र शुष्क है और 12 से 13% जो है क्या भैया, है ना, वो क्षेत्र है शुष्क है पूरी तरह से। ठीक है। अब ये मरुस्थलीय मृदा की समस्या का अध्ययन करेंगे तो करने के लिए कहा कि जोधपुर में ना सेंटर अरेबिक जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी CAZ न काजरी जो स्थापना की है, तो काजरी की स्थापना की गई है भैया कहाँ? जोधपुर में, राजस्थान में। ठीक है। याद रखिएगा। थार मरुस्थल का विस्तार राजस्थान में लगभग 16 जिलों में है। याद रखिएगा। थार मरुस्थल का विस्तार पूछ देगा राजस्थान में कितने जिलों में, या तो 16 जिलों में NCERT में दिया हुआ तो क्वेश्चन पूछ सकता है कितना जिलों में? 16 जिलों में। ये बना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यह मरुस्थल तेजी से दक्षिण की पश्चिम की ओर, दक्षिण पश्चिम पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में आर्द्र शुष्क क्षेत्र में बढ़ रहा है। ये मतलब दक्षिण पश्चिम समझ रहे हैं, ये दक्षिण इधर नीचे में हो गया और पश्चिम साइड हो गया ना, दक्षिण और पश्चिम साइड इधर हो गया ना, पश्चिम पंजाब साइड में यानी पंजाब के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, यानी इसका तेजी से विस्तार हो रहा है। आने वाले समय में ये सब क्षेत्र मरुस्थलीय क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है। मरुस्थलीय विस्तार के कारण क्या हो रहा है? तीव्र से बढ़ती हुई जनसंख्या है, निर्वीकरण है, जल का स्तर गिरते जा रहा है, अपरदन बढ़ते जा रहा है, अति पशुचरण कर रहे हैं, जलवायु परिवर्तन होते जा रहा है। ये सब चीज़ करने से क्या हो रहा है? होते जा रहा है। अब मृदा संरक्षण, मिट्टी को बचाना भैया, तो मिट्टी को उर्वरता को बनाए रखने के, मिट्टी अपरदन को रोका जा सके, मृदा ये संरक्षण कहलाएगा। ठीक है।
यहाँ देखेंगे तो लिखा हुआ है 15 से 25% जो ढाल वाली मृदा का उपयोग के लिए 15 से 25% जो ढाल प्रवणता वाली भूमि का उपयोग कृषि कार्य के लिए नहीं होनी चाहिए। मतलब जिसमें ढाल में हो उसको उस मिट्टी को छोड़ देना चाहिए। वृक्षों की कतार एवं रक्षक मेखला बनाकर मिट्टी मरुस्थलीय क्षेत्र में मिट्टी को रोक सकते हैं। एक बार बताया था कि जो जहाँ मरुस्थलीय जो क्षेत्र है ना, जहाँ आंधी तूफान बहुत तेज चलता है, वहाँ क्या किया जा सकता है, पौधों के आगे लाइन से ऐसे पेड़ लगा दिया था, और इधर भी लाइन से पेड़, उसके बीच में क्या होगा, फसल उगाएंगे, ताकि क्या होगा कि हवा की रफ्तार धीरे हो जाएगी इस पेड़ की वजह से। ठीक है, यहाँ लिख रहा है कि भेड़ बकरी और अन्य पशुओं के द्वारा अतिचरण से क्या हो रहा है, मिट्टी बर्बाद हो रहा है, तो इस पर रोक लगाना चाहिए। इस कारण मिट्टी का जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक वाले क्षेत्रों में ज़्यादा देखने को मिलती है। यानी अति पशुचरण से मिट्टी जो है भूमि का निम्नीकरण होते जा रहा है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है, बॉक्स के अंदर देखेंगे तो यहाँ देखेंगे तो लिखा, भारत की मृदा अपरदन की समस्या को निपटने के लिए सरकार द्वारा 1953 में केंद्रीय भूमि संरक्षण बोर्ड की स्थापना की गई। अब देखिए क्वेश्चन पूछेगा, केंद्रीय भूमि संरक्षण बोर्ड की स्थापना कब हुई है? 1953 में। अब इसका 3 उद्देश्य क्या था, तो इसको उद्देश्य को जान लेते हैं। ठीक है, ये है अंतिम पेज आप लोग का। ठीक है, लास्ट पेज है, बस यही 5 मिनट और लगेगा समय, थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा। ठीक है, असमतल उबड़ भूमि को कृषि योग्य जमीन बनाना, मरुस्थलीय का विस्तार को नियंत्रित करना और वर्तमान कृषि योग्य भूमि की उर्वरता शक्ति को बनाए रखना। और ये क्वेश्चन आने की संभावना ज़्यादा है। पूछेगा केंद्रीय भूमि संरक्षण बोर्ड की स्थापना कब हुई? तो 1953 में। जब क्वेश्चन पूछेगा केंद्रीय भूमि संरक्षण बोर्ड का है ना मुख्य मतलब कौन कौन से उद्देश्य थे? 3 उद्देश्य थे। एक तो असमतल जो भूमि है उसको समतल मतलब बराबर बना देना, मरुस्थलीय भूमि के विस्तार को रोक देना, और वर्तमान जो बंजर पड़ी हुई जमीन को उसको ठीक ठाक करना। ठीक है, यहाँ देखेंगे तो लिखा हुआ है, खड्डे असमल आकार के गहराई और खड्डे ढलाने वाले क्षेत्रों में ऐसी उकतात भूमि का सुधार करने के लिए केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड ने 3 अनुसंधान केंद्र बनाए, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश के आगरा में और गुजरात के बालासुर में। क्वेश्चन पूछेगा जो मृदा अपरदन को रोकने के लिए या मृदा को सही करने के लिए जो मृदा अनुसंधान केंद्र जो बना है वो उत्तर प्रदेश किसी तरह बना है, तो आगरा बना है, राजस्थान के कोटा बना है और गुजरात के बालासुर बना है। ठीक है, अब मृदा संरक्षण की मुख्य प्रमुख विधियाँ कौन सी है? तो मृदा अपरदन को रोकने के, मृदा संरक्षण के लिए प्रमुख विधिया है मल्च बनाना। ये क्वेश्चन पूछता है, याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। पौधों के बीच में क्या करना चाहिए, कुछ भूमि और जैव पदार्थों के यानी पुआल से ढक देना चाहिए, है ना, जिससे मृदा की आर्द्रता रुकी रहती है। पुआल से क्या करेंगे, पौधे को ढक देंगे, जिससे क्या होगा ना, पौधे के जो आर्द्रता नमी है जो बनी रहेगी, सूखेगा नहीं। वेदिका निर्माण, चौड़े और समतल सोपान और वेदिका तीर ढाल बनाए जाते हैं। समतल और सोपान अथवा वेदिका तीर ढाल बनाए जाते हैं ताकि सपाट समतल पर फसल उगाने के लिए उपलब्ध किया जा सके। इसके लिए पृष्ठीय प्रभाव को, मृदा अपरदन को कम किया जा सकता है। वेदिका मतलब क्या होता है ना, वही मतलब उबड़ खाबड़ जमीन को बराबर कर दिए, समतल कर दिए, ताकि सपाट रहेगा। तो मतलब क्या होगा कि आपका मिट्टी का बर्बादी कम होगा। ठीक है, समझ रखिए, खेती ये पहाड़ी ढलान होता है, सीढ़ी नुमा खेती जिसको कहा जाता है, इसको बता चुके। रक्षक मेखलाएं को बता दी कि वृक्ष लगा कर खेती की जाती है, इसको रक्षक मेखलाएं कहा जाता है ना। उसके बाद देखेंगे तो आगे आएंगे तो समझ रखिए रोधिकाएं बनाने के पत्थरों और घास मृदा का उपयोग किया जाता है। इसमें रोधिकाएं के सामान एकत्र करके और खाइयाँ बनाई जाती है। खाई बनाई जाती है दोनों तरफ से, क्या होता है कि जिससे क्या होता है कि भैया है ना मिट्टी में है ना अन्य तत्व जो मिलने से रुक जाते हैं। चट्टान बांध से भी चट्टानों को बांध बनाकर क्या किया जाता है, पानी के बहाव को रोक दिया जाता है ना, और उसके साथ साथ मिट्टी के उपजाऊपन को बनाए रखा जाता है। भिन्न फसलें उगाना और अलग अलग प्रकार के यानी फसल चक्रण करना, ये भी मिट्टी के संरक्षण के लिए एक बढ़िया तरीका। ठीक है, यहाँ भौम जल तल लिखा है। भौम जल मतलब होता है भूमि के अंदर जो मौजूद जल होता है उसी को भौम जल कहा जाता है। ठीक है, अब ये यहाँ अलग अलग नाम भी लिखा है, जैसे कि ये लिखा है झूम कृषि। झूम कृषि मतलब होता है ना पुराने ज़माने की जो कृषि होती थी, आधुनिक समय में ना पुराने ज़माने में जो कृषि होती थी और पूर्वोत्तर राज्य में जो कृषि होती थी उसको पहाड़ी क्षेत्रों में उसको झूम कृषि कहा जाता था। ठीक है, और अलग अलग जगहों पर इसका अलग अलग नाम है। ठीक है, बीहड़ क्षेत्र मतलब क्या होता है, बीहड़ क्षेत्र मतलब समतल और इन क्षेत्रों को मिट्टी में असंगठित रूप से पौधे का रोपण है। बीहड़ क्षेत्र मतलब होता है अलग अलग जगहों पर मिट्टी मतलब पौधे थोड़े थोड़े जगहों पर मिट्टी है। ठीक है, तो ये चीज़ें दी गई थी। आप चाहें तो इसको PDF से इसको और बेहतर तरीके से अगर पढ़ना चाहते पढ़ सकते हैं, और इससे कुछ खास इसमें ज़्यादा कुछ मिलेगा नहीं। जो चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, जितना इसमें इंपॉर्टेंट दिया है वो सारी चीज़ों को मैं बता दिया। कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है जिसको छोड़ा गया है। आप चाहें तो इसको बेहतर तरीके से ना पढ़ सकते हैं, और वीडियो को अगर बेहतर तरीके से देखे होंगे तो उम्मीद कर रहा हूँ कि कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। जो एग्जाम की दृष्टि से आने वाले जो पॉइंट है उस सारे पॉइंट को टच किया गया है, एक भी पॉइंट को नहीं छोड़ा गया। और जब MCQ क्वेश्चन आएगा इस चैप्टर का तो आप खुद ही MCQ लगाइएगा तो धुआंधार आपकी तैयारी हो जाएगी। उम्मीद कर रहा हूँ कि वीडियो को बेहतर लग रहा हो। अगर अच्छा लग रहा होगा तो एक बार लाइक का बटन दबा दीजिएगा। नए बच्चे होंगे तो हमारे साथ जुड़ के एक हमारे ये यूट्यूब के परिवार को और बड़ा कीजिएगा, ताकि और भी बच्चे हमारे साथ जुड़ सके और सभी भाई बहन हमारे साथ पढ़ सके। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा और फिर किसी दूसरे क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय भारत।